ठीक है। ओके, सो पिछली दफ़ा तक हमने एक बिल्कुल अनपाइपलाइंड सादा सा प्रोसेसर बना लिया था, ठीक है, जिसके कौन सी चीज़ मिसिंग थी बासित? कंट्रोल लाइंस। पिछले लेक्चर में याद आ गया? तुम किसी सोचों में हो, सोचों में पड़े हुए हैं। जी जी हाँ, इसकी समझ कैसे है? किन लोगों ने? किसने नहीं लिया था? तो क्यों नहीं लिया था? नहीं, वो तो मैंने अपलोड कर दिया था, तो समझ लेना था उससे। और नहीं समझ आई थी तो मेरे पास आ जाना था, मैं भी इधर था, लेक्चर भी उधर ही था, तो कोई मसला तो नहीं। तो एनीवे, तो अब दोबारा 2 लेक्चर कवर करने पड़ेंगे मुझे लगता है आज आपको जाके। अच्छा, एनीवे, कमिंग बैक, सो हमने एंड पे लेक्चर के RISC-V का इंस्ट्रक्शन सेट देखना शुरू किया था। और मैंने आपको कहा था कि बेसिकली जो हमने एक तरह से जो प्रोसेसर डिज़ाइन कर रहे थे उसमें हम RISC-V का ही इंस्ट्रक्शन सेट यूज़ कर रहे थे। सिर्फ ये है कि उस वक्त मैं आपको बता नहीं रहा था कि मैं उस जगह पे चीज़ें प्लेस करता जा रहा हूँ, क्योंकि हम बेसिकली अपना डिज़ाइन कर रहे थे। लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा ये किया कि जो ऑप कोड थे या फंक्शन बिट्स थी वो वहीं प्लेस कर दी जहाँ पर RISC-V के केस में आती हैं, ताकि हमें 2 दफ़ा लर्निंग ना करनी पड़े। हाँ, अब मैं जब कह रहा था कि वो रैंडम सी वैल्यू है तो वो इतनी रैंडम नहीं थी, वो एक्चुअली वो RISC-V वाली वैल्यू मैंने उधर डाल दी थी, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि मैं ये नहीं चाह रहा था कि आपको 2 दफ़ा उस प्रोसेस से गुजरना पड़े, वरना हम एक अपना पहले डिज़ाइन करते और फिर RISC-V से मुवाजना कर लेते तो वो भी ठीक था। यानी पिछले लेक्चर्स में मैं ऐसे भी कर चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें फिर बाज़ का उल्टा कन्फ्यूजन और बढ़ जाती। सो आखिर में मैंने एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाई थी जो कि बड़ा अच्छा सा एक्सप्लेन करती है हर इंस्ट्रक्शन को, तो मैंने उसको भी स्लाइड्स पे डाल दिया है। तो अगर इधर तवज्जो दे देंगे तो हमारा भी भला हो जाएगा, आपका भी भला, डिस्टर्बेंस भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये RISC-V में मैंने बताया था कि मैंने ड्रॉप बॉक्स पे वैसे RISC-V का इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी डाल दिया है, तो वो कोई 600-700 पेजेस का बन जाता है, तो उसको देख के ही बंदा डर जाता है यार इतना बड़ा, ठीक है। लेकिन उसके जो शुरू के 30-35 पेजेस हैं ना, वो शायद इसके काम के हैं, उसमें भी काफ़ी सारे खाली हैं, लेकिन हमने मोर और लेस वो कवर कर लिए हुए हैं, ठीक है। सो वो क्या है, वो है 32 बिट का अगर प्रोसेसर आपने बनाना हो। आगे है कि उसके अंदर मल्टीप्लायर की इंस्ट्रक्शन डालनी हो तो उन्होंने एक सेक्शन उसका बनाया होगा, अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट की डालनी है उसका एक सेक्शन बनाया होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन सेट मैनुअल है। मैंने आपको बताया था कि RISC-V जो है इट्स एन ओपन इंस्ट्रक्शन सेट, कि इस इंस्ट्रक्शन सेट को फॉलो करें तो जी। तो RISC-V हम क्यों देख रहे हैं, वजह क्या है? उसकी वजह ये, मतलब एक तो मैंने आपको बताया कि इसकी ट्रैक्शन काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। एक और वजह ये भी है कि लेट्स से कि हम अपना एक इंस्ट्रक्शन सेट बनाते और उसके हिसाब से एक प्रोसेसर डिज़ाइन कर देते, ठीक है। जिस तरह RISC-V जब नहीं आया था तो नॉर्मली क्लास में हम यही करते थे, और RISC-V खुद भी ऐसे ही बना था कि बर्कले के अंदर उन्होंने क्लासेस में पढ़ाने के लिए बनाना शुरू किया और वहाँ से चला। लेकिन सिर्फ हार्डवेयर डिज़ाइन उसका काम नहीं होता। यानी हमने देखा था कि हमने किसी तरह जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बाइनरी में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वो हमने अभी बाय हैंड किया था 1-2 एग्जांपल्स में कि जी एक लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है तो उसका ऑप कोड और वो सारी फील्ड्स डाल के, ठीक है। तो हमें कोई सॉफ्टवेयर लिखना पड़ेगा जो ये काम करे। ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं असेंबलर। असेंबलर ये काम करता है कि असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इन मशीन कोड, ठीक है। फिर लेकिन हम सिर्फ ये तो नहीं चाहेंगे कि हमेशा असेंबली में ही लैंग्वेज कोड लिखें, हम चाहेंगे कि हायर लेवल लैंग्वेजेस में, सी में, जावा में, किसी चीज़ में हम कोड लिख सकें, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं C++ में कोड लिख रहा हूँ और उसको मैं चाहता हूँ कि वो असेंबली में और मशीन कोड में ट्रांसलेट हो सके, तो उसके लिए एक और सॉफ्टवेयर लिखना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं कंपाइलर, ठीक है। आप सब लोगों ने जो भी प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ा था उसमें कोई ना कोई कंपाइलर यूज़ किया है, ठीक है। आपने एक पूरी IDE यूज़ की होगी जिसमें कोड भी वहीं पे लिख देते होंगे और वहीं से चल जाता होगा। लेकिन बेसिकली जब आप उसको रन का बटन प्रेस करते हैं तो पीछे कंपाइलर इन्वोक होता है जो कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितनी फाइलें थी उन्हें पहले इंडिविजुअली कंपाइल करता है, फिर उन फाइलों को आपस में लिंक कर देता है कि अगर एक में कोई फंक्शन था जो आपने कहा था कि वो किसी और जगह डिफाइंड है तो वो दूसरे जो मिसिंग लिंक्स हैं वो सारों को एक्चुअल में कनेक्ट अप कर देता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कंपाइलर, ठीक है। तो वो कंपाइल करके एक एग्जी बना देता है जो कि जब आप उसको रन करते थे तो वो चलती है, ठीक।
और अमूमन जो चलाने वाला होता है ना उसको हम कहते हैं लोडर, ठीक है। लोडर ये है जो कि आपके जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और मैंने जब रन किया तो वो कंपाइल और लिंक करके जो एग्जी बनी वो हार्ड डिस्क पे बनी, उसको लोड करके मेमोरी में ले आया और जहाँ पर जगह उसको खाली मिली वहाँ पर प्लेस कर दिया और उसने प्रोग्राम को चलाना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियसली जहाँ जगह खाली मिली तो आप एड्रेसेस चेंज हो गए। जब कंपाइल किया था तो हमें नहीं पता था कि किस जगह पे हमें जगह मिलेगी, तो लोडर का ये काम है कि उसके हिसाब से वो वाला ऑफसेट भी इंट्रोड्यूस कर दे बीच में। सो ये जो सारे प्रोग्राम हैं ये आपको लिखने पड़ेंगे अगर हम अपना प्रोसेसर खुद बना रहे हो, ठीक है। तो यानी कि हार्डवेयर डिज़ाइन का ओवरहेड तो एक है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर की लेयर्स का भी ओवरहेड है। लेकिन अगर आप उसके बजाय किसी इस किस्म के इंस्ट्रक्शन सेट से नथी हो जाते हैं जो कि पहले से लोगों में यूज़ हो रहा है, तो उसमें फिर उसके ऊपर बिल्ड हुई बहुत सारा आपको टूल्स ऑलरेडी मिल जाएंगे। यानी कि RISC-V का कंपाइलर असेंबलर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर आप RV32I कंप्लायंट हार्डवेयर बना लेते हैं तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग दैट। आप C में कोड लिखें, आप उसे कहीं कंपाइल करें, वो आपको मशीन कोड निकाल के दे देगा। वो मशीन कोड आप अपने प्रोसेसर में लोड करें और एक्चुअल में चला कर देख सकें। तो ये काम इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। तो ये ओपन सोर्स होने का भी फ़ायदा है और फिर ये इसका भी फ़ायदा है कि हम रियल में कर सकते हैं। एक और वजह जिस वजह से मैं आपको वेरिलेटर वगैरह भी करवा रहा था वो ये भी थी कि आप लोग सारे CS के हो, ठीक है। तो CS वालों ने आप लोग आज से कुछ देर में कोई अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग डोमेन ये है कि आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो वेरिलेटर इज़ अ फ्री टूल, ठीक है। अगर आप इसके बराबर का कोई टूल जो पैसों का आता है, जो बराबर का तो नहीं उससे बेहतर इन अ सेंस होगा कि वो पूरा सिस्टम वेरिलॉग के वेरिफिकेशन के कंस्ट्रक्ट्स भी सपोर्ट करता है, वो यूज़ करें, या केडेंस या सिनॉप्सिस वगैरह के, तो दे विल बी कॉस्टिंग, अगर वो सिर्फ यूनिवर्सिटी को भी तकरीबन अगर देना तो वो $10,000 पर ईयर के हिसाब से देंगे, ठीक है। तो हम 30-40 लाख की बात करेंगे, 25-30 लाख इतना खर्चा आपका सिर्फ ठीक है। ऐसे कई टूल हैं, केडेंस के हैं, सिनॉप्सिस के हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो जो दूसरे आपके हैं क्या नाम है, ये जो वेरिलेटर है इट्स टोटली फ्री, ठीक है। और ये तकरीबन वही स्पीड भी दे रहा है, ठीक है। लेकिन अभी अब इसमें कुछ ऑब्वियसली फ्री है तो एक बंदा खुद से अपना टाइम लगा कर उसका कोड लिख रहा है, मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो और उसमें लोग फिर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो यानी कि कोड कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो उसमें मर्ज होता है। तो गिटहब पे उसकी रेपो है जिससे उठाया हुआ। तो अब एक बहुत अच्छा आप लोगों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इस किस्म का हो सकता है अगर कोई कि वो टूल्स बनाए, ठीक है। तो EDA टूल्स की एक अपनी मार्केट भी है, और अगर वो मार्केट ना भी है तो मैं कहता हूँ कि एक फ्री में हो तो एक सदका जारी ही होता है ना, कि आपने कर दिया आगे लोगों का। आज किसी बंदे ने लिखा हुआ था वेरिलेटर तो हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारों का वो इंस्टॉल नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल स्क्रैच से अनइंस्टॉल करके अगर जो अपडेटेड वर्जन था उसको फॉलो करके देखें कि उसमें क्या मसला आता है। मेरा ख्याल है वो इंस्टॉल होना चाहिए। उसके हमारे पास लाइसेंस नहीं है ना। हाँ, क्रैक वर्जन मैं चाहता नहीं हूँ, मतलब मैं चाह नहीं रहा कि क्रैक वर्जन यूज़ करें जबकि ये सारे काम कर देता है, ठीक है। ऑल्दो एकेडेमिया में शायद इतना ज़्यादा मसला ना हो, अगर हम कह लें कि थोड़ा सा अपने दिल को वो तसल्ली देने के लिए एक ट्विस्टेड फतवा डाल दें कि यार ठीक है उन्हीं का फ़ायदा होगा, कल को इंडस्ट्री में जाएंगे तो उनसे लाइसेंस खरीदेंगे। जनरली यूनिवर्सिटियों को वो सस्ते लाइसेंस दे देते हैं। सो बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन के क्योंकि हमारा भी EE प्रोग्राम क्लोज हुआ है और CS वाले, तो CS में अगर इंटरेस्ट हुआ उस तरफ तो बात चलाई उनसे जा सकती है कि यार आप लाइसेंस वगैरह दे दें, तो वो यूनिवर्सिटी के लाइसेंस यूनिवर्सिटी वालों से भी बात चलाई जा सकती है। लेकिन मतलब मैं इस कोर्स के बाद गेज करूँगा कि वो कहाँ है, कि आप लोगों की उस पर भी डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो अभी जो असाइनमेंट्स पे मैंने एक क्विक सी नज़र मारी थी, तो आज क्विज़ मैंने एक ना लेने की वजह ये भी है कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि ना चीटिंग की एक तो नेगेटिव मार्किंग है, और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि ChatGPT वगैरह इस्तेमाल ना करें। तो मतलब एक सीधी सी बात है कि ChatGPT को अगर आप दे सकते हैं कुछ सवाल तो मैं भी दे सकता हूँ, और उसकी आउटपुट मुझे भी नज़र आ जाएगी और मैं दोनों को सामने रखूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ChatGPT
वो हमारा इतना तजर्बा हो गया हुआ है कि जो अपने स्टूडेंट का लिखा हुआ कोड और खुद जनरेटेड कोड है ना, वो देख के ही समझ आ जाती है कि यार इतना साफ कोड मेरा तो स्टूडेंट नहीं लिख सकता, ठीक है। तो वो उनमें से काफ़ी सारे कोड्स जो है ना वो उस तरह के छापे, ठीक है। और मैं सेकंड चांस पे बिलीव करता हूँ बट थर्ड चांस पे बिलीव नहीं करता, ठीक है। तो वैसे भी ना मतलब एक हम लोगों का लट से 4 महीने का साथ है, तो एक होता है ना कि बंदे आपस में जब साथ हो तो एक ये रहना चाहिए कि यार बंदा दूसरे के मुतालिक है कि यार बंदा जो है ना किरदार का ठीक है, ठीक है, कि इस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि चीटर नहीं है, ठीक है। मतलब मेरा ख्याल है बिगेस्ट इंसल्ट होती है कि अगर कोई चीटर हो, तो क्या ज़रूरत है। अभी आप लोग थोड़े छोटे हो भी, आप इन चीज़ों को लाइटली ले रहे हो, लेकिन मतलब आप थोड़ा बड़े चले जाओ, अब मेरे साथ का कोई बंदा और आपको ये नज़र आ जाए कि वो चीटर है, ठीक है, तो मेरा ख्याल है दैट्स द बिगेस्ट इंसल्ट टू हिम। किसी प्रोफेसर का ये साबित हो जाए जी उसने फलां का जो पेपर था वो किसी और का छापा मार के जी पेपर पब्लिश कर दिया था, तो वो यूनिवर्सिटी से भी जाता है और वो सब कुछ, ठीक है। तो इसी स्टेज पे इसको किल कर दें। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू गिव यू अ सेकंड चांस। जो नेक्स्ट क्लास है परसों तक, उस वक्त तक आप दोबारा सबमिट कर दें। गलत की हो, आधी की हो, पौनी की, जैसी भी की है ना, खुद करें और खुद करके सबमिट कर दें, ठीक है। क्या वही है ना, क्लास में पढ़ा था मॉड्यूल बनाना है, ठीक है, उसके नीचे रजिस्टर कैसे बनाना है वो भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो कोड खुद टाइप करें। फंस जाए ना, मैं कहता हूँ फंस के ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगी ना, यही होगा मैक्सिमम। क्या हो सकता है कि गलत हो जाए, ठीक है। आपकी जो असाइनमेंट थी उसमें असेंबली लैंग्वेज का तो ताल्लुक ही नहीं था। पढ़ी है ना हमने यार, हमने पढ़ी तो है, हम 5 हफ्ते से पढ़े हैं। ये जो आज जिधर तक हम पहुंचे हुए हैं ना, ये टिपिकली हम फर्स्ट वीक 2 वीक्स में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सिस्टम वेरिलॉग को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से हम इसको स्लो जा रहे हैं एक तो, और दूसरा थोड़ा सा लॉजिक डिज़ाइन को पीछे से मैं कवर करना चाह रहा था क्योंकि वो भी मुझे वीक लग रही थी। लेकिन पॉइंट ये है कि वो तो हमने पढ़ी है ना, उसके अंदर उससे ज़्यादा कोई साइंस है भी नहीं। मतलब वो फिक्स वही 4 चीज़ें हैं ना। मैं अगर एक स्लाइड पे डालूँ तो उनको छोटा करके डाल दूँ तो एक स्लाइड पे आपको नज़र आ जाए सारी चीज़ें उसकी, ठीक। मतलब एक क्लॉक जनरेट करना है, वो सामने कोड लिखा हुआ है टेस्ट पेन, यही है ना। ये आपको बताया, आपको क्लास में नहीं समझ आई दोबारा जाके देख लें, एक समझ आ जाएगी क्या चीज़ करनी है, ठीक है। वो करेंगे। जो असाइनमेंट के ना 2-3 मकसद होते हैं। एक कि आपको खुद पता चले आप किधर खड़े। दूसरा ये कि हर बंदे को इंडिविजुअली फ़र्क किस्म का दिमाग में मसला आता है कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ठीक है। जब आप चलाते हैं कोई एरर आता है ना, उस एरर को निकालना होता है, ठीक है। वो एरर निकालने में थोड़े से जो हम खजल ख्वार होते हैं ना, उसके बाद हमारे दिमाग में वो पक्का बैठता है कि यार ये जो है ना एरर, ये तो इस तरह निकल जाता है, ठीक है। मैं जो आपको ये कह रहा हूँ ना कि वेरिलेटर वगैरह की इंस्टॉलेशन वाला भी करें। अब CS के बच्चे हो, आप लोगों को ये वाली इंस्टॉलेशन यूं ही होनी चाहिए आपके। वो मैंने बता दिया कि नहीं है, वो करें आप अलग से, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्रैक जो है ना, उनको मैं उसको कभी भी वो नहीं करूँगा, एंडोर्स नहीं करूँगा, ठीक है, कि क्रैक यूज़ करें, ठीक। देखो क्रैक का मतलब ये होता है कि चोरी है ना, बेसिकली तो चोरी है। मैं एकेडेमिया के लिए क्यों कह रहा हूँ, एकेडेमिया को वो खुद सस्ते दे देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप लोग जब इंडस्ट्री में जाएँ तो उन टूल्स पर ट्रेन हुआ। लेकिन क्रैक बेसिकली एक चोरी है, ठीक है। हाथ काट देना चाहिए बंदे जिसने चोरी की हो। हमारा यही है ना, असूल तो यही बनता है ना हमारा, ठीक है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि हम उसको लाइटली ले लेते हैं कि यार ये मतलब लोगों में मैं देखता हूँ, कंपनियों में भी लोगों ने जी 10,000 20,000 डॉलर का सॉफ्टवेयर है फ्री में क्रैक करके यूज़ करें, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। हमारी हालत बिला वजह ऐसी नहीं है। यानी जब आप ये वाला काम कर रहे होते हैं ना, तो अब हमारे यहाँ कई लोगों ने, कई प्रोफेसर्स ने बुक पब्लिश की हैं, उन बुक्स की कॉपियाँ सारों के पास अवेलेबल है, तो उनका वो इंसेंटिव ही ख़त्म हो जाता है। इधर उधर क्यों साइनॉप्सिस है, इधर क्यों नहीं है? क्योंकि जब इधर बनाएगा वो सारा जो है वो 60 रुपये की CD होती थी हमारे ज़माने में, आज वो वन ड्राइव पर पड़ा होगा या किसी जगह पे, ठीक है, सारे उठा कर लेंगे, ठीक है। और कानूनी तौर पे वो नहीं है, तो इससे थोड़ा सा बचे, मैं ये कहूँगा। स्टूडेंट लाइफ में फिर भी इतना हर्ज नहीं होता। वैसे ये इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये जो EDA प्लेग्राउंड है उसमें आप बाकी टूल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टूल पे कर लें। एंड पे सिस्टम वेरिलॉग का सिंटेक्स वही रहेगा, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप A में करें, B में करें, C में करें, एंड में वही चीज़ ही है। तो ये दिल को तसल्ली देने वाली।
लेकिन क्योंकि वो ओपन सोर्स टूल है, उसकी इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में आप WSL इंस्टॉल करेंगे, WSL पे आप 50 और काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपके विंडोज़ के सिस्टम के ऊपर ही लिनक्स चल रही है, तो आप उस पर 10 चीज़ें और भी इंस्टॉल कर सकते हैं ना। तो ये आपके कोर्सेज में बड़ी कॉमन सी चीज़ होनी चाहिए CS में ये चीज़, ठीक है। एक कोर्स है, जस्ट हमने बहुत लंबा टाइम इसमें लगा दिया, एक कोर्स है MIT मिसिंग सेमेस्टर के नाम से, ठीक है, सेमेस्टर ऑफ CS कुछ इस तरह का है। आप MIT मिसिंग सेमेस्टर ऑफ CS करेंगे ना, सर्च दिया जाए। हमारे कोर्स से इसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पर अब मैं अगर कोई बंदा हायर करता हूँ तो मैं इसमें से 3-4 उसको लेक्चर जो है ना वो कहता हूँ कि यार ये तुम ज़रूर कर लो, कि जो लिनक्स की बेसिक कमांड्स है, ठीक है, शुरू में कि शेल होता क्या है, कैसे चलता है, उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, बैश में थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिखना आ जाए, ठीक है, गिट का पता चल जाए, यानी ठीक है, ये वाले जो है ना ये वाले लेक्चर्स एटलीस्ट कर। इसका ताल्लुक इस कोर्स में आपको डायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये मैं आपको रेफर इसलिए कर रहा हूँ कि आप कल को जॉब पे जाएंगे, ठीक है, तो आप अगर गिट से थोड़ा सा फेमिलियर हैं, बाकी चीज़ों से फेमिलियर हैं, शेल से फेमिलियर हैं, तो दिस विल बी डेफिनेटली अ हेल्प, क्योंकि ये कई टूल्स जो है ना वो लिनक्स में चलते हैं, क्योंकि लिनक्स भी फ्री ओपन सोर्स है, ठीक है। आप उसके ऊपर कई लोगों ने कहते हैं टूल्स बनाए होते हैं, तो आप उस पर थोड़ा सा यूज टू हो जाए, ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक, तो असाइनमेंट की हमारी हो गई कि क्या करना है। नेक्स्ट क्लास तक मैंने मजीद एक्सटेंड करी है, दूसरी दफ़ा एक्सटेंशन है। अब अगली वाली किसी असाइनमेंट की सारा आपका एक्सटेंशन का कोटा पूरा हो गया है, ठीक है, ये समझ लें। सिंपल यार, जिस जो होता है ना आपसे वो करके भेज दे, खुद करें, एक दूसरे से भी हेल्प असाइनमेंट में ना लें, ठीक है। चैट GPT के इस्तेमाल के मैं हक में हूँ, ठीक है, असाइनमेंट में नहीं। उसकी वजह क्या है, आप अभी पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि आप लोग एक चीज़ ट्राई करेंगे, उसमें फंसेंगे, उससे निकलेंगे, ठीक है। तो यू आर ट्राइंग टू लर्न द सिंटेक्स और उसको रिमेंबर करने की कोशिश कर रही हैं। तो स्लाइडें आपके पास हैं, पहली दफ़ा आप देखते हुए लिख लें बेशक, लेकिन वो जो लिखने का प्रोसेस होगा देख के, उसमें आपको याद रहेगा कि यार इधर केस लगता था, इधर बिगिन एंड लगता था, इधर ऑलवेज लगता था, जो भी लगता था, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा उसकी एक फील डेवलप हो जाएगी। अगर आपको हमेशा कोड लिखने के लिए दोबारा वो पूरा लेक्चर देखने पड़े तो फ़ायदा कोई नहीं। तो जब आप खुद लिखते हैं तो असाइनमेंट्स ये आपको फ़ायदा देती है, ठीक है। तो अगर आप उस लर्न करने के प्रोसेस में आप ये करना शुरू कर देंगे, चैट GPT से जनरेट करा दिया, तो फिर आपको वो समझ ही नहीं आया, तो वो मकसद फोत हो गया। जब आप थोड़ा सा ये सीख लेंगे, ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर आप कोर्स कवर कर लेते हैं, उसके बाद आप कोई लेट से कोर्स ही में प्रोजेक्ट भी करना चाहते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट में आप इस्तेमाल कर लें बेशक, क्योंकि अब आपको पता है कि सिंटेक्स में क्या गलती हो सकती है, क्या चीज़ खराब है। आप चैट GPT को आपने कहा कि यार जनरेट करो, आपने उस हार्डवेयर को, आपका खुद दिमाग इतना बन चुका था उस वक्त कि आप उसकी गलतियाँ निकाल सकते हैं। चैट GPT या जो भी ये LLMs हैं, जिस तरह DeepSeek है, चैट GPT है, ये बड़े कॉन्फिडेंस से गलत कोड भी आपको निकाल के दे देते हैं, बिकॉज इनके अंदर वो चीज़ नहीं है कि वो आई डोंट नो कह सके, ठीक है, बिकॉज दे आर मॉडल्स, जिसको कहते हैं हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, दे आर डिज़ाइन टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। तो वो बड़े से डाटा पे ट्रेंड है, तो वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करते करते बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे देते हैं, लेकिन उनमें ये ऑप्शन नहीं है कि वो ये प्रिडिक्ट करके कहेंगे नहीं यार मैंने तो नहीं पता, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ तो ये कहते हैं ना कि वो लादरी जो है कि मुझे नहीं पता इज़ हाफ ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये वो कहते हैं, सुकरात भी यही कहता था, और ये हमारे भी जो स्कॉलर्स हैं वो भी यही कहते हैं। तो ये उलमा में बड़ा कॉमन सी टर्म है कि पहली चीज़ है कि आपको ये पता हो कि मुझे नहीं पता, ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ है कि आप उसको फिर सीखें कुछ ना कुछ ना। तो वो अभी उस पर नहीं है। आई थिंक अगले 2-3 सालों में आ जाएगा कुछ ना कुछ, शायद उसमें कोई ना कोई मॉडल्स पे काम हो रहा होगा, और वो फ्यूचर की जो आपकी कोडिंग है उसमें ये बहुत यूज़फुल होगा। मैं खुद कई जगहों पर इस्तेमाल करता हूँ, स्पेशली ऐसी जगहों पर जहाँ पर एक तो मेरी बेस लैंग्वेज है, अगर मैंने किसी और लैंग्वेज का कोड लिखना हो जो कि मुझे सही तरह नहीं आती, ठीक है, तो मैं उससे कोड जनरेट करवा लेता हूँ। और लेकिन क्योंकि बेसिक कंस्ट्रक्ट सेम ही होते हैं कि वही लूप से फेल्स ही होते हैं, तो आपको वो हर लैंग्वेज का कोड याद नहीं रखना पड़ता, ठीक है। ओके, सो दैट्स दी बैकग्राउंड। तो मतलब मुझे थोड़ा सा दिल ख़राब हुआ मेरा वो असाइनमेंट्स के ऊपर देख के, आई होप कि फ्यूचर में आप लोग ये नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल ये है कि रीसबमिट करें टिल परसों, और परसों फिर मैंने क्विज़ भी इसीलिए परसों कर दिया ताकि आप लोग तैयार हों, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने असाइनमेंट जमा कराई हुई है, उसमें ठीक ठीक कोड है, और वैसी बिल्कुल चीज़ मैंने आपसे क्विज़ में पूछी और उसमें ठीक ठीक नहीं है, तो फिर मैं तो नहीं छड़ता, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये नहीं होनी चाहिए। ओके,
सो लास्ट टाइम हम RISC-V का इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। सो अब मैं आपको क्या कहते हैं, सो हमने वी स्टार्टेड विद ऐड। तो हमने कहा था कि ऐड की इंस्ट्रक्शन जो है वो तकरीबन ये वही, आप वो देखें कि ऑप कोड हमने इसी तरह रखा था, डेस्टिनेशन, फंक्शन, RS1, RS2 और फंक्शन, ठीक है। और उसमें हमने कहा था ऑप कोड 011 000 जो मैंने वैल्यू रखवाई थी वो एग्जैक्टली RISC-V वाले ऑप कोड ही की थी। फंक्शन की जो वैल्यूज थी, उसके अलावा फिर हमने कहा कि ऐड के अलावा जो सारे ALU के ऑपरेशन थे, जिस तरह ऐड के बाद हमने सब्ट्रैक्ट, शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल, सेट लेस देन अनसाइंड, ठीक है, और शिफ्ट राइट लॉजिकल, शिफ्ट राइट अरिथमेटिक और एंड और ज़ोर, ये सारे हमने कहते कि ये हम सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक। तो ये सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं पहले से, और उन हाँ यही है ALU के यही ऑपरेशन है। हाँ, अब आप आगे जाएंगे तो लेट से 64 बिट का आर्किटेक्चर होगा तो वो हम नहीं पढ़े होंगे 64 बिट का आर्किटेक्चर। RISC-V को हम इधर 32 बिट वाला करके ना हम अगले टॉपिक्स पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के चले जाएंगे, बिकॉज दिस कोर्स इज नॉट अबाउट RISC-V, दिस कोर्स इज अबाउट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। आज हम पाइपलाइनिंग शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है, और उसके बाद मेमोरी कैसे होती है, बाकी चीज़ें कैसे होती हैं वो करेंगे। लेकिन जो बेस ऑपरेशन RISC-V के हैं वो यही हैं, बाकी इसी से हो जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है इंटीजर की अगर डालना हो तो ये जो RV32I लिखा हुआ है इसके साथ हम M लगा देते हैं, और एक M एक्सटेंशन है उसमें, इसमें M के लिए कोई और यानी बिट्स में चेंज होगी, ठीक है, जो बता सकेगी कि ये मल्टीप्लाई की एक्सटेंशन है। फ्लोटिंग पॉइंट में अलग होंगी, तो वो एक पूरी दुनिया है, उसमें वेक्टर की भी हैं, बाकी भी हैं, ठीक है। तो वो हमारे कोर्स में भी नहीं होंगी, और वो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगा आप लोगों से कि आपको RISC-V का पूरा इंस्ट्रक्शन सेट आता हो वो। लेकिन ये है कि वो एज एन इंटरेस्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर में AI रिलेटेड अगर कुछ करना है तो वेक्टर इंस्ट्रक्शंस, मैट्रिक्स इंस्ट्रक्शंस, इस किस्म की चीज़ें आ सकती हैं। मैट्रिक्स की शायद अभी वेट नहीं हुई, मैट्रिक्स की बाद में उसके अंदर आएंगी, वेक्टर की तो हो चुकी हैं, उन पर काम हो रहा है। सो ये उसके फंक्शन की बिट्स डिफरेंट जो बनती हैं, और इसी तरह फंक्शन 7 की बिट्स हैं। तो जिस तरह आप ऊपर देखें तो ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है इनका सेम ऑप कोड है, लेकिन जो फंक्शन 7 की सेकंड लास्ट बिट है वो फ़र्क है, ठीक है। इसी तरह जो आप इसमें से शिफ्ट राइट लॉजिकल और शिफ्ट राइट अरिथमेटिक देखें तो उनका भी ये फंक्शन 3 वाला सेम है, लेकिन फंक्शन 7 की वही सेम बिट जो है वो बता रही है, ठीक है, ओके। तो उसके बाद हमने आखिर में आके एक पढ़ी थी इमीडिएट वैल्यू वाली भी, कि ऐड कोई फिक्स नंबर अगर करना हो तो वो इमीडिएट वैल्यू इंस्ट्रक्शन में दे दें। तो वो जो फील्ड बनती है ना वो कुछ इस किस्म की बनती है। तो उस केस में हम बताते हैं ये, अच्छा ये देखा जाए ना तो ये एक ही आई टाइप है जो कि कई जगहों पर इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है। तो इमीडिएट टाइप जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमारे पास ऑप कोड है, डेस्टिनेशन है, सोर्स वन है, लेकिन दूसरा आर्गुमेंट जो है वो बेसिकली रजिस्टर नहीं है। जो दूसरा इनपुट आ रही है वो एक हम फिक्स वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही बाकी की 12 बिट जो है वो उठकर आ जाती हैं। तो उन 12 बिट से 32 बिट का नंबर कैसे बनता है ये वो दिखाया हुआ है, ठीक है, कि वो 12 बिट उठ के LSBs पे आ जाती हैं, ठीक है। और वही वाली बिट जो यहाँ पर 12वीं थी वही आप रेप्लिकेट कर देते हैं। तो ये जो रेड में दिखाई हुई है ये बेसिकली वही जो A बिट बताई हुई है ना, वही 11 नंबर 11 डाउन टू 0 की भी MSP है, और वही A आगे भी जा रहा है, ठीक है। दैट्स अ साइन बिट। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी साइन एक्सटेंशन, तो ये होती है साइन एक्सटेंशन, ठीक है। वेरिलॉग में कोड लिखना हो तो हमने पढ़ा हुआ है कंकैटिनेट करते हुए किसी चीज़ को रेप्लिकेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो कंकैटिनेशन आप जाकर रिवाइज कीजिएगा तो बड़ा आसान सा कोड है, कोई उसमें मसला नहीं। तो जिस तरह ऐड इमीडिएट है उसी तरह बाकी इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस भी हैं, ठीक है। सो वो ऐड सॉरी नज़र नहीं आ रहा था, मुझे इधर नज़र आ रहा था, तो स्क्रीन ऊपर से कटी हुई है, मुझे आइंदा स्लाइड्स पे थोड़ा सा नीचे कर लेना चाहिए, ओके। तो बाकियों का भी सिंपल यही सिंटेक्स है, सिर्फ सारों के अंदर क्या होगा, आपकी फंक्शन 3 की बिट्स आपस में एक दूसरे से फ़र्क होंगी, ठीक। और जो इमीडिएट का ऑप कोड भी फ़र्क होगा। इमीडिएट का ऑप कोड वो वाला नहीं है जो सिंपल रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस का था, ये बता रहा है कि ये ऐड इमीडिएट या जो ALU की इमीडिएट वाला का ऑप कोड इस तरह। हाँ जी, अगर वो 0 हुआ तो ऐड इमीडिएट है, अगर वो 010 हुआ तो सेट लेस देन इमीडिएट है, अगर 011 हुआ तो सेट लेस देन इमीडिएट अनसाइंड है, ठीक है। तो लेस देन में आप दोनों को पॉजिटिव अज्यूम करें तो लेस देन थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा, साइंड अज्यूम करें तो डिफरेंट, इसीलिए लेस देन में आपके पास 2 अलग इंस्ट्रक्शन है, सेट लेस देन भी और सेट लेस देन अनसाइंड भी।
क्योंकि नेगेटिव नंबर हो तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट में मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा बड़ा ही होता है, लेकिन अगर उसी नंबर को मैं पॉजिटिव ट्रीट कर लूँ तो वो उसकी MSB 1 है तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास अनसाइंड इंट भी होते हैं, साइंड इंट्स भी होते हैं, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं लैंग्वेज में अपनी। ओके, सो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। इसी तरह जो शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट वाली है ना, वो उनका थोड़ा सा अगर आप देखें तो उसके अंदर शिफ्ट अमाउंट लिखा हुआ है बजाय इमीडिएट के, ठीक है। तो इसमें क्या फ़र्क है कि क्योंकि 32 बिट का रजिस्टर है तो मैक्सिमम 5 बिट में नंबर आ सकता है कि कितना मैंने शिफ्ट करना है, ठीक है। तो क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 32 ही कर सकते हैं, उसके बाद तो ज़ीरो हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो इसलिए वो 5 बिट जो है उसमें 31 तक मैक्सिमम आ जाता है ना, 0 से लेकर 31 तक वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो ये वो वाली 5 बिट्स आपकी आ रही हैं, और वो जो फंक्शन की वही वाली सेकंड लास्ट बिट जो है ना वो बता रही है कि अरिथमेटिक करना है या लॉजिक करना है, ठीक है। तो मुझे ये वाली जो डॉक्यूमेंट थी इसके मुझे सबसे अच्छी ये वाली डायग्राम्स लगी कि इनसे ना आपको फ़ौरन समझ आ जाती है कौन सी बिट किधर जा रही है, ठीक है। बाकी तो सेंस बनाती हैं ऑटोमेटिकली, ऑप कोड है, डेस्टिनेशन है, सोर्स 1 है कि भाई एक रजिस्टर है, तो इमीडिएट कहीं समझ नहीं आ रही होती ना कि कौन सी बिट्स कहाँ पे जा रही है। अच्छा, ओके, सो इसके बाद हमने पढ़ा लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन, लेकिन मैंने जब हमने इंस्ट्रक्शंस में देखा तो उसमें लोड वर्ड के अलावा लोड बाइट भी थी, लोड हाफ वर्ड भी था, लोड बाइट अनसाइंड भी थी, लोड हाफ वर्ड अनसाइंड भी था, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसमें गौर करें तो इसमें भी आपको एक RD चाहिए, RS1 चाहिए और इमीडिएट वैल्यू चाहिए। तो सेम आई वाली इनकोडिंग उसके लिए भी यूज़ हो जाती है, यानी बिट्स वहीं की वहीं रहती हैं, सिर्फ आपका जो लोड का ऑप कोड अगर आ जाए, ठीक है, तो लोड का ऑप कोड ये वाला होगा 0001। तो इनमें से मैं ये नहीं कभी पूछ रहूँगा कि ऑप कोड आपको याद हो, ठीक है। अगर मैंने कुछ RISC-V से मुतालिक इस किस्म की चीज़ पूछनी हुई तो मैं आपको इसकी वो शीट दे दूंगा पेपर के साथ ही कि यार ये सामने है, देख उस फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई सवाल देता हूँ कि यार ये असेंबली है, इसको ज़रा मशीन कोड में कन्वर्ट करें, तो वो मैं आपको साथ उसके वो दे दूंगा, पूरा फॉर्मेट दे दूंगा। जस्ट आई वुड बी इंटरेस्टेड कि आप उसको देख के कम से कम कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज रटा मारना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, इन चीज़ों का। लेकिन बेसिकली इसका ऑप कोड फ़र्क है, मैं खुद भी याद नहीं रखता, मुझे भी हमेशा जाके उधर ही देखना पड़ता है, अच्छा जी इसका है ये वाला ऑप कोड था। तो जब यहाँ का ऑप कोड आपके पास आ रहा होगा ये वाला, तो इसका मतलब है कि वो लोड टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं, और उसके अंदर फिर फंक्शन की बिट्स का मीनिंग चेंज हो जाएगा। जी इसका क्लास चल रहा है? जी जी सर आपका क्या नाम है? यासिर पूरा यासिर जावेद। ठीक है, थैंक यू। ये क्या है जी, चेकिंग हो रही है, क्लास चल रही है नहीं? चलो अच्छी बात है, क्योंकि नहीं लेते कोई टीचर। अच्छा चल बैठ जाए यार स्टूडेंट। खैर बाहर भी यहाँ वो जगह तो बहुत आने यार, और भी वजूहात हैं, सारी वजूहात ये नहीं है। एनीवे, सो जब आपके लोड हाफ वर्ड, लोड बाइट और अपर, तो उनमें आपकी फंक्शन 3 की बिट से पता चलेगा। तो ऑप कोड लोड वाला यही रहेगा, फंक्शन 3 की बिट से उनमें डिफ्रेंशिएट होगा। और इनमें फ़र्क क्या है, तो अगर मैंने मेमोरी से उठाकर एक वैल्यू रजिस्टर में लानी है, तो अगर मैं पूरी 32 बिट लेकर आ रहा हूँ तो मैं कहता हूँ लोड वर्ड है। अगर मैं कहूँ कि यार एक बाइट उठा कर ले आओ, ठीक है, तो वो पहली बाइट आएगी, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। अगर मैं हाफ वर्ड लूँगा तो वो 16 बिट आएंगी, बाकी ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। अनसाइंड और साइंड में क्या फ़र्क है कि अनसाइंड उठाऊंगा तो बाकी ज़ीरो होंगे, साइंड होंगे तो बाकी में वो उसका साइन बिट को रेप्लिकेट कर देगा। तो दैट्स द डिफरेंस, ठीक है, प्रैक्टिकली जो आपका फ़र्क पड़ेगा। और फिर आपके जो स्टोर वर्ड था उसके भी इसी तरह के वेरिएंट्स हैं कि स्टोर बाइट, स्टोर हाफ वर्ड या स्टोर वर्ड, ये तीनों काम हो सकते हैं। लेकिन इसमें RS और RD नहीं थे, इसमें 2 सोर्सेज चाहिए। तो इसके अंदर हमने एक डिफरेंट इनकोडिंग बनाई थी और हमने RS1 को और RS2 को उसी जगह प्लेस किया था, RD की जगह खाली हुई थी। अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि RS1 और RS2 वहीं पे रहे थे, RD वाली जगह खाली हुई थी, तो हमने कहा था 5 बिट इधर से उठा लो, बाकी 7 बिट उधर से उठा। तो ये विजुअल वही दिखा रहा है। तो हमने भी इसी तरह डिज़ाइन किया था, RISC-V में भी इसी तरह है। स्टोर वर्ड का केस सिर्फ नई चीज़ ये आ गई कि स्टोर बाइट, स्टोर हाफ वर्ड और स्टोर
वर्ड आगे, और वो फंक्शन 3 वाली बिट से हम आपस में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि वो क्या होगा। ब्रांच के हमने काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन पढ़े। ब्रांच के अंदर जो इनकोडिंग है वो मिलती जुलती थी पिछली वाली इमीडिएट टाइप से, लेकिन थोड़ा सा फर्क था, ठीक है, तो इसको बी टाइप कहते हैं, ठीक है। सो ब्रांच में हमने एक छोटी सी चीज़ ये पढ़ी थी कि हम ब्रांच करके, यानी इफ एल्स के लिए हमने ब्रांच की इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी कि ब्रांच ट्रू हुई तो हम जंप करके कहीं और आगे या पीछे चले जाएंगे, इफ एल्स भी हो जाएंगे, लूप्स भी हो जाएंगे, सारा काम उससे हो जाएगा। लेकिन इसमें हमने एक चीज़ ये देखी थी कि जो ब्रांच करके हम जाएं तो हम हमेशा इवन नंबर वाली लोकेशन पे जाएंगे। तो हमने कहा था कि बजाय मतलब बाइट एड्रेस पे जंप करने के हम 16 बिट के मल्टीपल पे जा रहे होंगे, ठीक है, या 2 बाइट के मल्टीपल पे जा रहे होंगे, जिसको मैं कह रहा हूँ कि इवन नंबर आपकी जब। तो इसका मतलब है कि उसका फ़ायदा क्या था? उसका फ़ायदा ये था कि आप अपनी ब्रांच की रेंज डबल कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यार सबसे इवन नंबर में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ना वो हमेशा 0 होती है। तो बाइनरी में 0 जब भी आ रहा हो ना सबसे पीछे तो ज़्यादा है वो इवन नंबर है। तो उस 0 को रखने के लिए हमने उधर कोई जगह नहीं रखी। हमने क्या कि जो हमारे पास पूरी जगह थी, अब क्योंकि ये पहली बिट 0 होनी थी हमारी, तो इस बिट को हम रीयूज़ कर लें MSB बनाने के लिए। तो हमने इसको MSB बनाने के लिए यूज़ किया। साइन बिट को वही रखा है वो उसी जगह से, ताकि जो साइन एक्सटेंशन वाली लॉजिक है उसमें कोई तब्दीली ना आए। तो ये जो एक्स्ट्रा बिट प्रोड्यूस हुई है उसको हमने कह दिया ये हमारी 12वीं बिट है। तो इसीलिए ये जो थोड़ा सा इधर उधर हो रही है ना 2-3 चीज़ें, जो पिछला था वो तो सिंपल 12 बिट उठ के आ गई थी। इसमें क्या हुआ कि 5 बिट इधर से आनी थी तो उनमें से 4 आई हैं, तो वो जो पीछे 0 होना था वो वाली हमने कहा है कि वो असल में आपकी 12वीं बिट है, ठीक है। तो वो हमने इधर 12वीं बिट बना दी। 11 डाउन टू 0 है तो 12वीं बन गई ना, 0 से 1 से काउंट करेंगे तो 12वीं बन गई, 11 कहेंगे तो कहते हैं तो ये वाली बन गई। और टोटल यानी कि आपके पास ये ±12 की रेंज बन गई बजाय सिंपल 12 की, यानी कि असल में 13 बिट बन गई आपके पास, क्योंकि पीछे एक 0 लग गया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 13 बिट का मतलब है कि आप +12 जा सकते हैं, -12 जा सकते हैं। और 12 बिट में ये हमने एक दफ़ा किया होता। 12 बिट में कितने KB ऊपर नीचे जा सकते हैं? 10 बिट में कितना था आगे जा सकते थे? 1 KB। तो 2 और होंगी तो ये 4 KB ऊपर या 4 KB नीचे आप छलांग लगा सकते हैं ब्रांच करके। और ब्रांच में भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इक्वल है, नॉट इक्वल है, ऊपर इक्वल नज़र नहीं आ रहा, वो 0 0 0 है, लेकिन नॉट इक्वल, लेस देन, और ये वाली जो है ये आपके इन फंक्शन 3 वाली बिट से हो जाएगा, ठीक। और फिर हमने जंप टाइप की 2 इंस्ट्रक्शंस देखी, एक जंप एंड लिंक थी, ठीक है, और एक JLR थी जिसमें रजिस्टर थी। वो उसकी हमने एक वजह पढ़ी थी, अब आपको समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि आपने क्लास मिस की है, ठीक है। सो जंप एंड लिंक में आप क्या करते हैं कि आप जंप करते हुए PC कहीं पे सेव करते जाते हैं, ठीक है, और जंप रजिस्टर में आप क्या करते हैं जो भी आपकी किसी रजिस्टर वाली वैल्यू को लोड कर लेते हैं, ठीक है। और उसका फ़ायदा क्या था कि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो क्योंकि डिफरेंट जगहों से कर सकते होते हैं तो हमें डिफरेंट जगहों पर रिटर्न करना होता है, तो वो हम बजाय ब्रांच करने के वो हम जंप करके करते हैं, ठीक है। तो जंप एंड लिंक के जो है उसमें अगर हम देखें तो हमें एक RD चाहिए, अच्छा वो नज़र आ रहा है उधर, अच्छा ठीक है, और उसके साथ एक यानी क्योंकि सिर्फ RD चाहिए तो हम ज़्यादा बड़ा इमीडिएट वैल्यू इसके अंदर रख सकते हैं। तो इसकी जो इमीडिएट वैल्यू है वो हमारे पास तकरीबन 21 बिट्स की बनती है। इसमें भी हम वही वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं कि इवन नंबर लोकेशन पे जाएंगे, यानी कि 16 बिट बाउंड्री पे जंप करेंगे, तो पहली वाली बिट जो है वो 0 है, ठीक है, और बाकी RD वाली जो थी वो ऑप कोड के साथ RD था, बाकी सारी की सारी बिट्स यूज़ हो रही थी। तो उनको यूज़ इस तरीके से किया हुआ है कि अच्छा ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्यों किया है, हिकमत मुझे इसकी नहीं पता, बट इसकी इनकोडिंग ये है कि आपने जो MSB से जो इमीडिएट वैल्यू है वो शुरू में लेकर आए, और ये वाली आपकी 19 डाउन टू 12 लग रही है, ये आपने उठाकर सीधी इधर से उठा ली, ठीक है। तो लेकिन ये ओवरऑल इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन जो भी बन रही हैं आपके पास 20 बिट्स पूरी बन जाएंगी, बल्कि और उसके साथ 0 लगेगा तो 21 बिट बन जाएंगी। तो आप 21 बिट का जंप कर सकते हैं, विच इज़ प्रैक्टिकली ±1 MB, क्योंकि 10 जो था 1 KB था, 20 K × K था तो 1 MB। 20 बिट में क्या आ रही है? देखो 20 से लेकर जो 31 तक आ रही है ना वो साइन बिट है, वो साइन एक्सटेंड हो रहा है, वो सिंपल सेम ही बिट है। हाँ
कलर डिफरेंस आपको इसलिए बताया हुआ है कि ये जो रेड में लिखा हुआ है ना, ये इसी की रेप्लिकेशन है, यानी जो सेम बिट थी ना जो 20 पे थी, उसी को बार बार आगे लिखा हुआ है। तो ये 0 ही तो 0 ही आगे सारे चले जाएंगे, 1 हुए तो सारे 1 चले जाएंगे, जिसको हमने कहा था कि साइन एक्सटेंशन है, कि अगर आपने कम बिट्स को ज़्यादा में जब कॉपी करना होता है तो आप अगर आप वो नंबर साइंड है तो हम हमेशा साइन एक्सटेंड करते हैं, कि वो जो भी MSB होती है ना उसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये काम, तो ये हमारा एक, फिर इसको हम जंप टाइप की इनकोडिंग कह रहे हैं। और जेल आर जो थी उसमें तो जंप करना है, तो मैंने एक फंक्शन कॉल किया, तो उसमें मैंने कहा कि भाई यहाँ से छलांग लगाकर यहाँ पर चला जाए मेरा प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। तो वो उसके लिए जंप यूज़ होती थी और हम 7 प्रोग्राम काउंटर को सेव कर लेते थे किसी RD में, किसी भी रजिस्टर में, ठीक है। अच्छा बातें नहीं यार, इधर पूछ। सो जेल आर जो है ना वो वापस आने के लिए था कि RD में कोई इमीडिएट वैल्यू ऐड करें, RS1 में कोई इमीडिएट वैल्यू। तो जो हमने RD सेव किया था वो जब वापस आ रहे होंगे तो वो हमारा सोर्स बन जाएगा कि उसमें इमीडिएट वैल्यू ऐड करें और वहाँ पर छलांग लगा दें, और RD में हम उसके पैरेलल में PC दोबारा सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें नहीं सेव करना तो हम RD 0 दे देते हैं। तो हमने ये भी बात की थी कि 0 नंबर वाला रजिस्टर जो है ना उस पर कभी राइट नहीं होता और वो हमेशा 0 ही रिटर्न करते हैं। तो इनमें से कोई फील्ड ना यूज़ करनी हो तो हम अक्सर उस जगह पर 0 लिख देते हैं ताकि वो ना यूज़ हो, ठीक। तो इसकी जो इनकोडिंग है इसमें आप अगर देखें तो एक सोर्स और इमीडिएट और RD चाहिए। तो ये वही आई वाली इनकोडिंग है जो कि हमने पहले 2-3 दफ़ा देख ली, ठीक है, क्योंकि जो हमने सिंपल लोड वर्ड वाली थी उसमें भी यही चाहिए होता था, ठीक है। ब्रांच वाली में थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन लोड में भी यही था, ऐड इमीडिएट में भी यही था, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना, इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ऑप कोड से, ठीक है। जेल आर का ऑप कोड फर्क है और जेल का फर्क है आपस में। अच्छा, आखिरी जो शायद हम मिस कर गए थे वो थी लोड अपर इमीडिएट, ठीक है। अच्छा, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। हम ये भी चाहते हैं ना कि कभी मैं कहता हूँ इंट I इज इक्वल टू 100 या 1000 या मिलियन या वॉट एवर नंबर देना चाहूँ, ठीक। तो अगर मैं एक कांस्टेंट लिखवाना चाहता हूँ किसी जगह पर तो उसके पीछे क्या असेंबली इंस्ट्रक्शन हो, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं कहूँ कि ऐड इमीडिएट, लेट से मैं x10 पे लिखवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, और इसमें मैं कह दूँ x0 और 100, ठीक है। तो ये क्या होगा कि 100 की इमीडिएट वैल्यू 0 में ऐड होकर इसमें लिखी जाएगी। तो हमारे पास इसका मतलब है पहले से सपोर्ट तो है, ठीक है। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन ये है कि जो हमारी नॉर्मल इमीडिएट वाली थी ना, ये मैक्सिमम जा सकती थी आपकी 12 बिट में, ठीक है। तो मैं अगर 2048 तक जाना चाहूँ तो यहाँ तक तो ठीक है, बल्कि 2047 तक, ठीक है। 2048 में भी 12 बिट ऊपर चली जाएगी तो ये माइनस का नंबर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर जाना चाहूँ अगर मैं प्लस माइनस में, तो ये नाकाफ़ी है। तो अगर मैं एक पूरी इंटीजर की रेंज कवर करना चाहूँ तो हम क्या करते होते हैं कि हम ना 2 हिस्सों में से तोड़ लेते हैं। हम कहते हैं कि एक लोड अपर इमीडिएट इंस्ट्रक्शन है, वो क्या करेगी, वो MSB जो 32 की है ना, इन पे लिखवा देगी और इनको 0 कर देगी। उसके बाद हम एक ऐड इमीडिएट कर देंगे तो वो इधर लिखवा देगा बाकी की 12 बिट। तो यहाँ पर अगर सारी बिट्स हो यहाँ पे 0, तो उसमें जब मैं ऐड करूँगा एक नंबर तो वो यहाँ पर आ जाएगा 12 बिट का, क्योंकि 12 बिट इधर छोड़ दी है, 20 बिट हमने कवर कर दी, ठीक है। तो ये अगर आप इसमें देखें तो ये 11 डाउन टू 0 पे 0 कर रहा है और बाकी जो सारी वैल्यूज थी वो इमीडिएट आ रही थी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यार इस वाले रजिस्टर पे जो RD पे लिखा हुआ है, इस वाले रजिस्टर पे, तो मैं इस किस्म से लिखूंगा कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने 4096 लिखवाना था, ठीक है। तो 4096 जो होता है ना, वो होता है 1 फॉलोड बाय 12 सिफर आ जाते हैं, ठीक है। चलो मैं 4098 कह देता हूँ ताकि ज़रा सी इंटरेस्टिंग वैल्यू, तो उसमें यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है ना, ये 12 बिट्स जो हैं उनमें 10 आना है और उससे आगे वाली में 1 आना है। तो मैं इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखूंगा, लोड अपर इमीडिएट, लेट से x10 में ही लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है। x10 में मैं बता दूंगा कि यार आप लिख दो 1, ठीक है। तो ये जो 1 है ना, ये इधर आ जाएगा, ये बाकी सारे 0 हो जाएंगे और यहाँ पर 0 चला जाएगा, ठीक है। और फिर मैं इसको कहूँगा ऐड इमीडिएट x10
और इसमें मैं कहूँगा कि आप क्या करें, x10 से ही उठाएं और उसके में ऐड कर दें 2, ठीक। तो ये क्या होगा कि ये जो 2 है, चूंकि x10 को उठाया, इसकी जो भी वैल्यू थी इसमें इधर जीरोज ही आ रहे थे, इसमें जब 2 ऐड किया तो ये यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। तो जो मेरा नंबर पूरा था 1 फॉलोड बाय 1 0, तो ये पूरा का पूरा 2 हिस्सों में हो जाएगा। ऑब्वियसली मुझे ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे किसी तरह, राइट, कि 12 बिट से आगे क्या आ रहा है, 12 बिट से पीछे क्या आ रहा है, ठीक है। और हर दफ़ा मुझे अगर असेंबली कोड लिखते हुए ये कैलकुलेट करना पड़ा हो तो ये काफ़ी पेन है मेरे लिए, ठीक है। तो उसके लिए होता क्या है कि असेंबलर्स ना कई दफ़ा ये कहते हैं कि वो आपको कहते हैं कि आप मुझे लिख दो कि यार मूव करो इन x10 4098, ठीक है, मैं ऑटोमेटिकली ये काम कर लूँगा, ठीक है। तो असेंबली लिखते हुए आप कई दफ़ा वो आपको ऐसी इंस्ट्रक्शन दे देता है जिसको वो खोल के 2 इंस्ट्रक्शन बना देगा खुद ही से ही, ठीक है, कि आपने उसे मूव की इंस्ट्रक्शन दे दी कि यार आप मूव करो दिस वैल्यू इन दिस, कह सकते हैं फंक्शन भी, लेकिन बेसिकली असेंबली में इनको हम बोलते हैं, इसके लिए जो लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं वो हम कहते हैं सूडो इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सूडो इंस्ट्रक्शन हम उसको कहते हैं कि जो असल में सेम इंस्ट्रक्शन ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और सूडो इंस्ट्रक्शन हो सकती है नो ऑप, ठीक है, कुछ भी ना करो। मैंने जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर रजिस्टर 0 पे कुछ लिखवा रहा हूँ तो वो वहाँ पर लिखा नहीं जाता, तो मैं अगर कह दूं कि ऐड इमीडिएट लेट से x0 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 या ऐड x0 x0 x0, तो 0 को 0 में ऐड करके उस पर 0 ही लिखवा दो, और वो रजिस्टर में वैसे भी 0 ही होता है, तो इसका मतलब है कोई काम नहीं करेगी, ठीक है। और ऐसी कई इंस्ट्रक्शन मैं बना सकता हूँ जो कोई काम ना करें, क्योंकि अगर वो रजिस्टर 0 सिर्फ यहाँ पर 0 कर दूँ तो वो कोई काम नहीं कर, बातें नहीं, मुझसे सवाल है, मुझसे पूछ लें यार मुनीब। हाँ, आपने किया था 2047 तक आपने क्या किया? 4098 था। सॉरी 97 तो नहीं, आगे नेगेटिव नहीं हो जाएगा जिस आप पहले जाके? नहीं, अब ये 32 बिट का नंबर है ना, तो इसके आगे जीरोज है, नेगेटिव नहीं हुआ। 12 बिट में ये नेगेटिव होता, नहीं बात आ रहे मुनीब, क्या चक्कर है? बहुत अहम बात है, मैंने कहा अभी तक लगे हुए आप दोनों, आवाज़ आ रही है तो मैं कह रहा हूँ यार, ठीक है। तो मेरा ख्याल है क्लास में अगर वो इस तरह 2-4 आपस में बोलना शुरू कर देना तो हमें मिरमर होती रहती है। तो मुझमें क्लास का अच्छा माहौल रखें, एक दूसरे से जो भी पूछते हैं हम पूछ लें, लेकिन वो एक दूसरे में शुरू हो गया फिर बिला वजह के एक बदमजगी बने की फायदा नहीं। ओके, सो यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और भी पढ़ लिया सूडो इंस्ट्रक्शन का, कि आप असेंबली लिखते हुए ऐसी इंस्ट्रक्शन भी बना सकते हैं जो कि एक्सपैंड होके 2 इंस्ट्रक्शन बन जाए, ठीक है, और आपको असेंबली लिखने में आसानी हो जाए। नो ऑप हो गई, इसी तरह हमने मूव की कह दी, ठीक है। तो इस किस्म का भी हम काम कर सकते हैं। तो आप हो सकता है असेंबली कोड देखें तो उसमें आपको एक इंस्ट्रक्शन नजर आए, आप कहें यार ये तो उसमें थी नहीं जो हमने देखी थी, तो आप उस पर एक चैट जीपीटी करें, ठीक है, या गूगल सर्च करें, ठीक है। तो ऐसे कामों के लिए ठीक है, ठीक है, तो वो बताएगा आपको कि यार ये वाली इंस्ट्रक्शन असल में फलां सूडो इंस्ट्रक्शन है जो पीछे। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा हाँ यार ये तो सेंस बनाती है बात, ठीक जी। पता नहीं, मुझे तो बड़ा यार इंटरेस्टिंग लगता है जी। कितना टाइम लगा था ये सब सीखने में? क्या सब सीखने में? सब कुछ जमा पड़ा। ये तो एक सब्जेक्ट ही है ना, तो एक सब्जेक्ट ही लगा था, और क्या लगना था? हाँ, तो ये एक ही सब्जेक्ट क्या है यार, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा तो सीखा था। देख भाई, तुम क्लास में आते हो मुझे लेट, आज पहली दफ़ा टाइम पे आए हुए थे, तो कभी मिस कर देते हो बीच में, फिर तुम्हारा जो है देखो ये चीज़ कभी ना अपने आप को खुद इस पे कन्विंस होने दो, ना किसी और को कन्विंस होने दो कि आप डम हो, ठीक है। दिस इज़ एन इंसल्टिंग थिंग कि आपको कोई डम कहे, ठीक है। हम ऐसे पढ़े कि अगर आपने पीछे कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, हमने डीएलडी भी दोबारा कर ली पहले 2 लेक्चरों में, ठीक है, कर आप सारा जाओगे, ठीक है। अपने दिमाग को चैलेंज करो थोड़ा सा, हो जाएगा इंशाल्लाह। ये इससे निकल आओगे, नंबर कैसे आएंगे, पास कैसे होगा फलाना, जस्ट कैलकुलेशन से निकलो थोड़ी देर के लिए, जस्ट इंजॉय करने की कोशिश करो कि ना एक पूरा कंप्यूटर बना रहे हैं हम छोटा सा, ठीक है छोटा सा ही,
यानी असल में ये वाले की ज़ीरो मार्केट है, क्योंकि ये अभी तक हमने ये बहुत स्लो चलेगा अभी जैसे हम देखेंगे। लेकिन जस्ट मुझे लगता है कि ना डर जाते हैं कुछ लोग जल्दी कि ना हमारा वो कोई और जो पास्ट एक्सपीरियंसेस और वो ना हमें डरा देते हैं। और हमारे वैसे भी पाकिस्तान में ना हमने बच्चों को डरा डरा के रखा होता है कि वो कॉन्फिडेंस से कुछ कर ना सके, तो करें यार, ठीक। तो चले आज ओके। सो जो AUIPC है ना वो यही काम PC के साथ करती है। तो यानी कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर एक अपर इमीडिएट वैल्यू जो आप दे रहे हो 20 बिट ऐड कर दें, तो ये वाला काम वो कर रही होती है। ओके सो और तो ये हमारी ना मोर और लेस जो हमने इंस्ट्रक्शंस कवर की थी वो कर ली। तो अगर मैं एक क्विक समरी दे दूं जो हमने अभी आज ही देखी है दोबारा, कि ये ऐड टाइप की इंस्ट्रक्शंस थी, उनका सिंपल सा ऑप कोड था, वो जो सिंपल रजिस्टर है, ये छोटा लिखा हुआ है लेकिन मैं एक स्लाइड पे सब कुछ पुट करना चाह रहा था ताकि हमें अंदाज़ा हो कि यार एक स्लाइड भी हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वो स्लाइड समझ आ गई तो सब समझ आ गया जो अभी तक किया था, ठीक। जो दूसरी टाइप की थी जो इमीडिएट की थी, उसमें हमने कहा कि यार ये हमारी आई टाइप की हैं, इसके अंदर कहते हैं 12 बिट जो बचती हैं वो इमीडिएट फील्ड बन जाती हैं और MSBs को हम साइन एक्सटेंड कर देते हैं। फिर हमने जो शिफ्ट वाली थी उसमें हमने कहा उसमें वो 12 बिट की 12 बिट हमें नहीं चाहिए होती, उसमें हमें 5 बिट भी काफ़ी हैं क्योंकि हमने शिफ्ट ही मैक्सिमम उतना करना है, तो ये आ गई। लोड बाइट, लोड अपर इमीडिएट वगैरह जो थी उसके अंदर आपको एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो ऐड इमीडिएट में चाहिए थी कि सोर्स, डेस्टिनेशन और इमीडिएट वैल्यू, तो यही वाला जो हमारा फॉर्मेट था ये उसके लिए भी चल जाता है। फिर हमने कहा कि स्टोर बाइट, स्टोर वर्ड, इसमें 2 सोर्सेज चाहिए, 2 रजिस्टर्स चाहिए थे। हम अगर सेम जगह पे यूज़ रख देते RD और RS1 वाली तो ऊपर वाला भी चल जाता, लेकिन हमने इनको सोर्स वाली जगह पे रखा ताकि हमें वहाँ पर कोई मार्क्स ना लगाना पड़े, वो सेम चीज़ रीयूज़ हो जाए। तो उसके लिए हमने कहा कि यार 5 बिट फिर RD वाली जगह की होंगी, 12 बिट 7 बिट आगे से आएंगी तो 12 बिट हमारी पूरी हो जाएगी। ब्रांच इक्वल, ब्रांच नॉट इक्वल टू में भी यही था। तो इधर भी देखें तो RS1 और RS2 चाहिए थे, उधर भी RS1 और RS2 चाहिए थे, बाकी इमीडिएट वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो ब्रांच में भी इससे ही चाहिए थी, लेकिन ब्रांच के अंदर इमीडिएट वैल्यू का मीनिंग हमने बदल दिया। तो बिट्स इसी तरह है लेकिन इमीडिएट वैल्यू का मीनिंग बदल गया, ठीक है। तो उसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बनती थी, हमने कहा हमने हमेशा इवन नंबर पे जंप करनी है तो उसको हमने एक एक्स्ट्रा बिट बना दी, ठीक है। तो अदरवाइज आप देखें तो इनमें और इसमें आपको कोई और फर्क नहीं नजर आ रहा होगा, ठीक है। यानी फंक्शन 3 भी उसी जगह पर है, इमीडिएट भी उसी जगह पर है, RS1 RS2 भी उसी जगह पर है और ऑप कोड भी उसी जगह पर, सिर्फ इमीडिएट की इनकोडिंग का फर्क बन गया। क्या? हाँ, 0 इसलिए लगाया था कि हमने अपनी रेंज डबल की थी ना। मैंने कहा था कि हम बजाय 2K की जंप करने के हम 4K की जंप कर सकेंगे अगर हम ये डाल देंगे यार हम इवन नंबर पे जंप करेंगे। तो RISC-V वालों ने एक चॉइस दी हुई है कि यार आपने जब भी जंप करके जाना है तो आप इवन नंबर पे चले जाएं। उसका क्या फ़ायदा है कि वो एक बिट एक्स्ट्रा बच गई, जो 0 नहीं थी उस 0 के बजाय अब हम उसको एक बिट बना लेते हैं और उसको हम MSB पे लगाते हैं, तो हमारे पास वो एक बिट एक्स्ट्रा होगी, ठीक है। तो ये काम असेंबलर ही कर देगा। आप जब लिख रहे होंगे असेंबली कोड तो यहाँ पर आप वो पूरा कैलकुलेट करके नहीं लिखेंगे, आप सिंपल बता देंगे यार ऊपर कितना जाना है या नीचे कितना जाना है, ठीक है। आगे असेंबलर ऑटोमेटिकली उसको उसकी LSB उठा के इधर पुट कर देगा, वो वाला काम कर देगा। और जैल जो था उसका उस पर हमारे पास 21 बिट थी बनती, जो कि इंस्ट्रक्शन में 20 थी, 1 बिट 0 हमने एक्स्ट्रा लगाई हुई थी, उसकी ये इनकोडिंग थी। और जेल आर जो थी वो दोबारा आई टाइप वाले में इनकोड हो जाए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास बी टाइप, आर टाइप है जो रजिस्टर है, आई टाइप है जो कि कई जगहों पर इस्तेमाल हो रही है, जो इमीडिएट के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, जो आपके लोड वर्ड वगैरह के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, जो आपके जेल आर के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। फिर आपके पास एक आई टाइप की वेरिएंट है जो कि जिसमें आप 5 बिट यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें भी यही वाली इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। फिर एस टाइप जो है वो स्टोर वर्ड वगैरह की टाइप है, ठीक है। बी टाइप जो है वो ब्रांच की टाइप है, ठीक है। जे टाइप इज फॉर जंप्स, ठीक। तो ये थोड़ा सा साइड से कट गया है ना, मेरा आखिर वाला हिस्सा आ नहीं रहा, तो ये मुझे पता होता तो मैं अगली दफ़ा ये कर। और फाइनली लोड अपर इमीडिएट वगैरह की थी जिसके अंदर हमने MSB के ऊपर डाटा लिखवाना था। सो दैट्स काइंड ऑफ मोर लेस जो हमारा RISC-V का जो हम कवर करना चाह रहे थे, ठीक है। बहुत है ना, यानी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो पढ़ लिया है, तो अब बहुत हो गया है। ओके, सो
ये जो एक चीज़ मिस हुई थी जिस पे बासित किसी क्लास में इंटरेस्ट था, वो था ये कंट्रोल लॉजिक कहाँ से आ रही है, ठीक है। सो यार आप इधर आ जाओ, अब थोड़ी देर बाद आपके ज़हन में कोई बात आती है तो आप वो बात मुझसे करोगे। ओके, तो ये जो है ना, ये तकरीबन वही डिज़ाइन है जो हमने ड्रॉ किया था ऑन पेपर, ठीक है, कि जिसमें आपकी इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, PC+4 हो रहा है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, इमीडिएट वैल्यूज़ आ रही हैं, ALU है। थोड़ा सा शायद हल्का फुल्का फ़र्क हो क्योंकि ये थोड़ा सा पुराने RISC-V के डिज़ाइन से है, जो इंस्ट्रक्शन सेट चेंज हो गया है, लेकिन मेरा ख्याल है मोर और लेस यही है। तो उसमें जो हमने बहुत सारे बताए थे ना कि कंट्रोल सिग्नल्स, कि फॉर एग्जांपल मेमोरी पर राइट करना है कि नहीं, तो इसको हम कहेंगे कि मेमोरी राइट, यानी कि जो स्टोर वर्ड के केस में हमने राइट करना है, ठीक है। राइट बैक सेलेक्ट जो है वो चूज़ कर रहा है कि यार मेमोरी से लोड करना है या ALU वाला उठाना है, ठीक है, तो या PC की वैल्यू उठानी है, ठीक है, क्योंकि एक केस में हम PC+4 लिखवा रहे हैं, एक केस में हम तो ये राइट बैक सेलेक्ट ये वाला काम कर रहा है, ठीक है। जो सेकंड ऑपरेंड है वो इमीडिएट भी हो सकता है, वो रजिस्टर से भी हो सकता है। तो मैं OP2 का मतलब है सेकंड ऑपरेंड, ऑपरेंड होता है जो ऑपरेशन के ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 जिन दो को आप ऐड कर रहे हैं। तो पहला तो हमेशा रजिस्टर से ही आ रहा है हमारे, दूसरा जो है वो कभी इमीडिएट से भी आ जाता है, ठीक है। तो OP2 सिलेक्ट भी एक है। फंक्शन सिलेक्ट है कि वो ALU ने करना क्या है, ठीक है, यानी जो हमारी फंक्शन की बिट आ रही थी उसकी बेस पे कह लोगे। फंक्शन 3 जनरली ज़्यादातर यूज़ हो रहा था, लेकिन कई दफ़ा ये भी था कि फॉर एग्जांपल लोड वर्ड के केस में अब वो फंक्शन वाला का क्या काम है, उसका ये काम है कि वो इमीडिएट और रजिस्टर की वैल्यू को ऐड करे, ठीक है, क्योंकि उससे मेमोरी का एड्रेस जनरेट होना है। तो अगर लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन आ रही है तो हम ऐसे कहेंगे भाई तू ऐड कर, ठीक है। तो फंक्शन सिलेक्ट ये वाले काम कर रहा है। इमीडिएट किस किस्म का सिलेक्ट होगा, ये शायद पुराना हो, इसको हम देख लेते हैं, लेकिन हमारे आप मल्टीपल किस्म के इमीडिएट हैं, तो आगे मैं कंट्रोल लॉजिक पे आऊँगा तो ये शायद करेक्ट ना हो। और राइट एड्रेस सिलेक्ट ये भी शायद पुराना है, क्योंकि इसमें 1 और उसमें से चूज़ हो रहा है। तो पुराने डिज़ाइन में ये होता था कि आप जब जैल करते थे तो हमेशा 1 नंबर वाले रजिस्टर पर ही लिखवाते थे, तो आप वो क्योंकि RD हो गया तो ये समझे ये वाला मार्क्स एक्स्ट्रा है, ये नहीं लगाऊँ। तो ये हमारा मोर और लेस वही डिज़ाइन है, जिसमें सिर्फ ये वाला मार्क्स अगर हम निकाल देना तो बाकी सारा का सारा काम वैसे ही है, ठीक है। तो ये जो लाल लाइनें हैं ये हमारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं, और इनको हमने डिस्कस नहीं किया था तो कैसे करें, ठीक है। अच्छा, कुछ अर्से पहले तक जो शुरू में कंप्यूटर्स में ना कंट्रोल लॉजिक में लोगों की गलतियां ज़्यादा होती थी, तो उनमें एक उन्होंने तरीका ये निकाला कि इसको प्रोग्रामेबल रख लें, कि एक मेमोरी लगा दें जिसको कहते हैं आपका जो ऑप कोड आ रहा है और कुछ और इनपुट्स जो चल रही हैं वो एज एन इनपुट दें, उससे बने एड्रेस, और उसकी बेस पे क्या कंट्रोल निकलना चाहिए वो पहले से ही आपने कोड किया हो कि यार यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लो। अगर उसमें कोई गलती हुई तो उसी मेमोरी के कंटेंट जाकर चेंज कर देंगे और अपडेट कर देंगे, बग फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते होते हैं माइक्रो कोडेड कंट्रोल, ठीक है। मैं उसको सिर्फ इतना सा ही इंट्रो देकर अभी स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि हमारा आगे काफ़ी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं माइक्रो कोडेड कंट्रोल, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि एक आप मेमोरी से बेसिकली उठा रहे होते हैं, ठीक है। उसको माइक्रो कोडेड स्टेट मशीन भी कहते हैं बात का। तो करना बड़ा आसान है कि भाई मेमोरी क्या होता है, एड्रेस दो तो डाटा आना है। तो आपने तमाम जो पॉसिबल ऑप्शंस बनती थी आपकी ऑप कोड प्लस जो इनपुट की स्टेट की जिसकी बेस पे ये चेंज होनी थी, वो आपने उसके हिसाब से हर जगह पर लिखवा दिया कि उस केस में कंट्रोल करो। बाज़ का उसमें उसका एक मसला ये था कि जनरली वो थोड़ा सा पुराने ज़माने में ज़्यादा यूज़ होता था, अभी भी इस्तेमाल होता है जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है उनमें, लेकिन थोड़ा सा पुराने ज़माने में ज़्यादा इस्तेमाल होता था। लेकिन उसमें मसला थोड़ा ये भी था कि मेमोरी एक साइकिल में डाटा नहीं कई दफ़ा दे रही होती थी, तो आपको इंतज़ार करना पड़ता था, या लोड और स्टोर के लिए भी वही मेमोरी यूज़ हो रही है तो फिर आपको मेमोरी पे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो मेमोरी का जो इंतज़ार है उसकी वजह से एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन चलना नहीं होगी, बल्कि कई दफ़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा। हम जो देखेंगे वो इससे ज़्यादा जो सिंपलर तरीका है वो ये भी सिंपलर ही है, लेकिन उसको हम कहेंगे कि हम हार्डवायर्ड कंट्रोल कर लें, ठीक है। हार्डवायर्ड कंट्रोल का मतलब है कि आप कंट्रोल की लॉजिक खुद हार्डवायर्ड सी बना दें, ठीक है। तो जैसा कि हमने लॉजिक डिज़ाइन में भी किया था कि या पहले लेक्चर में भी किया था कि हम एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं,
उसमें एक तरफ इनपुट्स रखते हैं, एक तरफ आउटपुट रखते हैं। और हमने देखा था कि अगर हमारे पास सिंपल एंड और गेट हो तो हम उससे वो पूरे का पूरा कोई भी कॉम्बिनेशन का सर्किट बना सकते हैं। सिर्फ ये है कि लॉजिक डिज़ाइन जब आपने पढ़ा था तो आपने उसके आगे एक अगला स्टेप पढ़ा था कि के मैप बना लें तो वो और ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो इतनी सी चीज़ थी। तो हम उस टेबल तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि मैंने पुरानी स्लाइड से कॉपी किया हुआ तो मैंने इसमें से जो नई इंस्ट्रक्शन है उसको काट दिया है। लेकिन अब हमारी एक आउटपुट नहीं है, हमारी बहुत सी आउटपुट्स हैं। हर कंट्रोल सिग्नल जो है हमारी एक आउटपुट है। तो ये वो जो कॉलम्स है ना, ये हमारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं, ठीक है। तो एक कंट्रोल सिग्नल है इमीडिएट सिलेक्ट, एक है OP2 सिलेक्ट, एक है फंक्शन सिलेक्ट, एक है मेमोरी राइट, एक है रेज फाइल का राइट इनेबल, एक है राइट बैक सिलेक्ट, एक है राइट एड्रेस सिलेक्ट और एक है PC सिलेक्ट, ठीक है। ये वाला शायद अब निकल जाए, ये वो वाला मक्स था शायद जो हमारा उसमें सेलेक्ट कर रहा था PC या 1 में। तो ये देखें इसमें हर केस में या RD है या स्टेरिक है, तो इसको हम वैसे भी इग्नोर कर सकते हैं। तो इसको बेशक निकाल दें। ये वाला हमने ये वो वाला पिछली स्लाइड में जो मैं नहीं कह रहा था कि मक्स निकल गया बीच में, ये वो वाला, ठीक। बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो सेम। सो फॉर एग्जाम्पल तो ये जो लेफ्ट साइड पे ऑप कोड लिखा हुआ है ये हमारी इनपुट है, ठीक है। तो अब ये टेबल हमें बता रहा है कि अगर ये इनपुट हो तो क्या होगा, ठीक है। तो हम इसमें से 2-3 कॉलम्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, उससे हमारा ठीक है। ब्रांच की टाइप्स जो है ये थोड़ी पुरानी लिखी हुई है, लेकिन हम इसको खुद डिस्कस कर लेंगे कि क्या होता है। सो अगर ALU का ऑपरेशन है, सिंपल ALU यानी इमीडिएट का नहीं है, सिंपल ALU है, तो उस वक्त इमीडिएट की वैल्यू जो मर्जी सिलेक्ट हो जाए, हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम वो उठा ही नहीं रहे, ठीक है। तो इधर स्टैटिक का मतलब है वी डोंट केयर, ठीक है। अगर ALU इमीडिएट है तो इसका मतलब है कि वो 12 बिट वाला जो था ना जिसको साइन एक्सटेंड किया था, तो उस टाइप का एक्सटेंशन करनी है। तो जो इमीडिएट सिलेक्ट वाला जो होगा ना हमारी लॉजिक बनेगी, उसको हम कहेंगे कि यार ये 12 बिट वाला जो था ना सिंपल, जो 12 बिट उठा के वो करनी, वो वाला करना, ठीक है। लोड वर्ड में भी वही वाली आई टाइप वाली चल रही है, ठीक है। स्टोर वर्ड में हमारी वो वाली है जिसमें 7 उधर और 5 इधर पड़ी हुई थी। तो इसका मतलब है इस केस में हम इसे कहेंगे कि भाई ये सेकंड नंबर वाला कर लो कि जो 7 और 12 वाली है। तो ये यहाँ पर लिखने का मकसद ये है कि हमने बता दिया कि यार नीचे इधर क्या करेंगे, इधर एक मार्क्स लगा देंगे हम, ठीक है। इधर हम कहेंगे कि यार या ये 12 की 12 और साइन एक्सटेंड कर दो, या 5 इधर से उठा लो, 7 इधर से, उनको इकट्ठा करो और उसके आगे साइन एक्सटेंड करो, वो उठा लो, ठीक है। तो वो मैं इधर डंडा सा लगा रहा हूँ, लेकिन असल में हमें वेरिलॉग कोड में पता है कि हमने क्या लिखना है। असल में हमने प्रॉपरली उठाकर उसके आगे कंकैटिनेट करना है। तो कंकैटिनेशन हमने उसमें देखी हुई है कि कैसे करते हैं। तो प्रॉपरली कंकैटिनेट कर लें तो उसमें हम ऊपर से एक सिलेक्ट लाइन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इसकी बेस पे वो सिलेक्ट लाइन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांच इक्वल हो या ब्रांच कोई भी हो, ठीक है। ब्रांच टाइप की इंस्ट्रक्शंस में हमने एक फिक्स्ड ये बनाई हुई है कि किस तरह का बननी है बिट्स, ठीक है। वो वहाँ पर इमीडिएट वैल्यू बन जाएगी। जैल के केस में या जंप एंड लिंक रजिस्टर के केस में हम इमीडिएट वैल्यू यूज़ नहीं, बल्कि जैल आर में अब हम कर रहे हैं। तो ये पुराना है तो इसमें ये नहीं है, जैल आर में हम वो प्रॉपर वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये टेबल थोड़ा सा अपडेट होने वाला है। ओके, सो इस तरीके से हम ना एक टेबल बना लेंगे। तो यही टेबल हमें उसकी लॉजिक दे देगा, सिंपल, ठीक है। तो यही काम अगर मैं OP2 सिलेक्ट में करूं तो OP2 में अगर ALU चल रहा है तो सेकंड ऑपरेंड क्या आ रहा है, रजिस्टर। और अगर आपके पास बाकी जो आई टाइप वाली थी कि ALU इमीडिएट आ जाए, लोड वर्ड आ जाए, तो वो या तो इसका क्या मतलब हुआ, या स्टोर वर्ड आ जाए, तो जो भी इमीडिएट वैल्यू आ रही है वो सीधी की सीधी हम उठाकर उसमें ऐड करें, ठीक। और बाकी किसी केस में हम इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि बाकी केस में सोर्स 2 गिवन ही होता है, ठीक है। तो इन 3 ही केस में सोर्स 2 गिवन नहीं था। तो इस किस्म का हम अगर टेबल बना लें तो इससे हमारे पास डायरेक्ट हार्डवेयर लॉजिक बन जाएगी, जो हम फिर उसका कोड लिख देंगे, ठीक है। चाहे तो हम इससे एग्जैक्ट ट्रुथ टेबल बना दें और ट्रुथ टेबल बनाकर जो कार्नॉफ मैप से ऑप्टिमाइज सर्किट बनता है उसका कोड लिख देंगे, भाई इस बिट को इसके साथ ऐड करो, फलां करो, जो भी करो, ठीक है। तो ये हमारे पास चल जाएगी। तो इस तरीके से कंट्रोल सिग्नल्स बनते हैं। तो ये कुछ समझ आ रही है, ठीक है। एक आध हम आखिर से भी देख लेते हैं कि मे बी WB सिलेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल राइट बैक सिलेक्ट क्या था। आखिर में एक मार्क्स लगा हुआ था जो चूज कर रहा था कि आपने उठाना क्या ALU की आउटपुट रजिस्टर पे लिखवानी है, मेमोरी लोड वर्ड होगा तो मेमोरी से उठानी होगी, ठीक है। इसी तरह PC तो नहीं लिखवाना, ठीक है। तो ये उसके अंदर है कि अगर ALU वाली इंस्ट्रक्शन आई थी, इसका मतलब है कि आपको ALU से उठाना है।
अगर लोड वर्ड की आई थी तो मेमोरी से उठाना है, और अगर जैल या जैल आ रही थी तो उसमें हमने पीसी को साथ लिखवाना था, तो हम इसमें पीसी उठा लेंगे। ठीक, सो यहाँ तक यानी समझ आ रही है कि यानी कि ये इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपने ये टेबल बनाया तो इस टेबल से आप उसकी लॉजिक बना सकते हैं। PC+4 की नहीं समझ आई? पीसी सिलेक्ट है कि जो आपका प्रोग्राम काउंटर है उसमें क्या चीज़ ऐड होनी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम पीसी में 4 ऐड करते जाएंगे अनलेस कि कोई ब्रांच या जंप की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ब्रांच आई तो तब हम जाएंगे। ये पिछला जो आपने मिस किया ना उसके अंदर ठीक, ओके ओके। सो अब हम असल में आज के टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अभी तक जो था ये हमारा पुराने टॉपिक थे, सिर्फ ये कंट्रोल जो था ये बीच में कवर नहीं हुआ था, ये नया था। जी सॉरी 10 मिनट तो आप लोग लेट आए थे, और आज 10 मिनट तो हमने बातों में लगा दिए। ठीक है, तो एक हाँ, अब ये है कि मेरा ख्याल है कि आपका फ्री टाइम कब है एक्स्ट्रा क्लास के लिए, कब हो सकता है? जुम्मे के बाद हो सकती है, फ्राइडे जुम्मे। हाँ, इस फ्राइडे नहीं, किस फ्राइडे पे? अगले फ्राइडे? अगले फ्राइडे नहीं होंगे रोजे भाई, अगले फ्राइडे केपी में भी नहीं होने रोजे तुम जो कह रहे हो ना केपी के में भी नहीं होने उधर, वो भी जो है ना इतवार या उसमें मसला है। ठीक है, नहीं वो अगली कोई इधर क्लास होगी शायद, मसला प्लान करके करें। कौन है सीआर, कौन है हमारा? रमीज राहील, रमीज ये है ना राहील। तुम्हारा काम है कि तुमने फिगर आउट करनी है कोई स्लॉट विच वर्क्स फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, तो मुझसे भी पूछ लेना, इस या नेक्स्ट वीक में किसी में भी हो जाए, ठीक है? हाँ, वो उसी ने चलाना है। ओके ओके, सो नाउ कमिंग बैक, चले बातें शातें हो गई हैं आपकी, लगता है आप दोनों को भी बहुत जोर की आज बातें आई हैं ना, ख़त्म ही नहीं हो रही। आप लोगों को भी इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, मुझे लगता है। ये आता भी लेट है, फिर बातों में लगा देता है। ये वैसे खुद बातों में शायद ना लगे ना, वो लगा रहा होगा तो अच्छा हो गया ना, तुम करीब आ गए यार, इधर से अच्छा नजर आएगा तुम्हें, क्या होगा। ओके अच्छा, अब प्रोसेसर की हमने हल्का फुल्का, अब आप मैं कहता हूँ वो चीते तो अभी नहीं बने, लेकिन बिल्ले चिल्ले थोड़े थोड़े बनना शुरू हो गए। ठीक है, तो लेकिन अगर आपने प्रोसेसर का चीता बनना है इवेंचुअली, तो सिंपल क्या होता है, कैसे पता चलता है किसका प्रोसेसर सबसे अच्छा है? जो सबसे फास्ट हो, ठीक है, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, फास्ट के अलावा एक सेकंड ये भी आजकल आ गया है कि पावर कम कंज्यूम कर, ठीक है, यानी क्योंकि आप मोबाइलों के लिए भी चाहिए तो बहुत फास्ट हो, लेकिन पावर बहुत ज़्यादा हो तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो लेकिन अगर वो सेम बैटरी की लेट्स से सेम पावर ले रहा हो तो उसमें जो भी बेस्ट परफॉर्म कर रहा होगा, तो अब बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे निकालें, ये सवाल पैदा होता है। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आप उस पर कोई प्रोग्राम चलाएंगे और देखेंगे वो कितना टाइम लेता है, और दूसरे भी चला लेंगे। लेकिन अगर आपको पता हो कि इस किस्म का प्रोग्राम चलना है, तो आप उसके हिसाब से प्रोसेसर को ऑप्टिमाइज करके गलत क्लेम करना शुरू कर देंगे कि यार ये मेरा प्रोसेसर ज़्यादा तेज़ है, तो फिर दूसरा प्रोग्राम चला तो वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए होता ये है कि ना लोगों ने ना बेंचमार्क प्रोग्राम बना के रखे होते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट तरह के वर्कलोड्स को मॉडल कर रहे होते हैं, और आप ना उन सारे बेंचमार्क प्रोग्राम्स चला कर देखते हैं। तो यानी अगर आज आप अपना प्रोसेसर लॉन्च करते हैं, आपने लेट से हार्डवेयर भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो आप उसको उन बेंचमार्क्स प्रोग्राम उस पर चला के मैयर करेंगे कि वो कितना टाइम लेते हैं, और फिर आप उसको पब्लिश कर देंगे कि यार ये वाला जो है ना ये इतना टाइम ले रहा है, ये वाला इतना टाइम ले रहा है, ये वाला इतना टाइम ले रहा है। और उसकी परफॉर्मेंस अगर दूसरे वालों से बेहतर आ रही हुई तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि आपका प्रोसेसर बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम चाहते हैं कि प्रोसेसर की परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट हो। ठीक है, तो प्रोसेसर इज़ अ ह्यूज मार्केट, तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स उसके अंदर लगे हुए हैं। लेकिन हमने इस मार्केट में ये देखा है कि कई दफ़ा छोटा सा कोई आता है और वो बड़े को बीट कर जाता है। ठीक है,
जिस तरह अभी जब हम आगे वेक्टर प्रोसेसर पढ़ेंगे तो क्रे एक ऐसा बंदा है जिसने IBM को पीछे छोड़ दिया था, बिकॉज उसने पहला सुपर कंप्यूटिंग में लीड ले ली थी। ठीक, क्रे उसका नाम है, सेमोर क्रे। क्रे हम एक आर्किटेक्चर पढ़ेंगे छोटा सा वेक्टर प्रोसेसर का ना, ठीक है। तो आज से क्या लोग 30-40-50 साल पहले जो सुपर कंप्यूटिंग की दौड़ थी उसमें वो जो IBM उस वक्त एक जिन था, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा सेटअप था। और क्रे जो था उसके पास मेरे यहाँ 15-20 लोग होंगे या कोई इस तरह का था। लेकिन उन्होंने जो आर्किटेक्ट किया अपना सिस्टम वो सुपर कंप्यूटिंग में वो कह लो कि उससे बेहतर रहा और उन्होंने किया। आजकल AI के वर्कलोड्स पे ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम क्या जिक्र किया था, एक कंपनी थी है किनारा, वो अभी एक्वायर हुई है, NXP ने एक्वायर कर रहे हैं उसको $300 मिलियन के करीब, ठीक। तो अब वो दोनों पाकिस्तानी हैं, यानी कि हमारे साथ ऑफिस में होते थे जब हमारी पहली जॉब थी माशाल्लाह। स्टैनफोर्ड में गए, वहाँ से PhD की, कंपनी रजिस्टर करवाई। स्टैनफोर्ड में जो उन्होंने PhD में काम किया था, PhD में बड़ा लंबा टाइम उन्हें लगा, यानी कि होता है कि वो 7-8 साल लग गए, लेकिन चिप डिज़ाइन इसी फील्ड के एग्जैक्टली कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो उन्होंने रिसर्च की वो, अगर आप कभी एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बाद कोर्सेज में लोगों ने उनका पेपर भी कोट किया होता है, क्योंकि वो यही परफॉर्मेंस के ऊपर था। बाद में उन्हें एक आइडिया आया कि AI वर्कलोड्स के लिए प्रोसेसर बनाते हैं और उसके लिए उन्होंने काम शुरू किया। मैंने भी उनके साथ 1.5-2 साल काम किया उस ज़माने में, जब वो FPGA के ऊपर प्रोटोटाइप कर रहे थे। तो मैं और वासिफ जो हमारे साथ हैं, हम लोगों ने भी उनके साथ काम किया और उस वक्त उनकी फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग हुआ था और वो 1.5-2 साल बाद उनका सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग हो गया। और उसके बाद उन्हें ज़रा बिगर टीम चाहिए थी, दे मूव दैट टीम टू इंडिया और वहाँ पर एक कह लो कि उनका टीम ग्रो की। 4-5 साल मज़ीद उन्होंने 2 चिप्स लॉन्च की, ARA1, ARA2, जो कि AI ऑन दी एज का। तो मेन आइडिया ये है कि बजाय इसके कि अभी तो ज़्यादातर होता है ना कि आपका डाटा जाता है क्लाउड पे और वहाँ पे कंप्यूट होकर वापस आता है, ठीक है। कई ऐप्स ये काम कर रही हैं कि आपका इधर से जो है ना मेन कंप्यूट क्लाउड पे होकर वापस आपको भेज दे। तो उनका ये था कि एज पे हो, तो हम एज और क्लाउड 2 टर्म यूज़ करते हैं। एज से मुराद ये कि मोबाइल डिवाइस पर ही हो जाए, ठीक है, ये जो भी आपकी आखिर में डिवाइस है उसी पे कर दें। तो उनके जो ARA1, ARA2 का मकसद यही था कि IoT डिवाइसेस में या मोबाइल डिवाइसेस में ये चिप लगे जो कि फेस रिकग्निशन, बाकी इस किस्म के जो मशीन लर्निंग वाले टास्क हैं वो इसी पे ही फास्ट कर ले और पावर एफिशिएंट भी हो, ठीक है। तो और वो क्योंकि ऑब्वियसली वो चल रही थी, चिप्स बन गई और उन्होंने वो डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया। इट्स अ स्ट्रगल ऑफ 10 ईयर्स प्रॉब्ली, मगर एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स उनको यानी माशाल्लाह तो $307 मिलियन में आई थिंक एक्वायर हुए, ठीक है। तो सो जस्ट लाइक यू गाइस, ठीक है, एक पॉइंट इन टाइम पे जिस तरह आप अभी सीख रहे हो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उन्होंने सीखा किया एंड इवेंचुअली दे गॉट एन एग्जिट आउट ऑफ इट, ठीक है। मैंने जो जिनको पढ़ाया हुआ उनमें से कई लोग आप PhD कर गए हुए हैं, ठीक है। तो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के डोमेन में, वो कहते हैं कि आपकी वजह से मैं इंटरेस्टेड हुआ था और मैंने किया और आगे जाके PhD की या कुछ कर दिया। तो उनमें से भी कुछ कॉलकॉम में है, बाकी जगह पे है। तो आई एम श्योर कि आप में से भी इंशाल्लाह जो मेहनत करने वाले होंगे, ठीक है, देयर इज़ वन रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि आप वो मम्मी डैडी बच्चे ना हो कि यार ज़रा सा काम करना पड़ जाए तो आपकी जान जाती हो, ठीक है। दैट्स द ओनली थिंग कि यार ज़रा से मौत पड़ती हो है ना तो वो वाला काम नहीं होना चाहिए। मेहनत करने पे आप राज़ी होने चाहिए और उसको स्मार्टली मेहनत करें। स्मार्ट मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली आप कहते हैं सूनर और लेटर कहीं ना कहीं पे आप इंशाल्लाह अच्छा ही काम करेंगे। ओके, सो जो परफॉर्मेंस है प्रोसेसर की वो मैयर करने के लिए हम उसके लिए ये आयरन लॉ एक यूज़ करते हैं। ये इसकी खूबी क्या है कि ये 3 डिस्टिंक्ट चीज़ों में तोड़ देता है कि हम असल में क्या चाह रहे हैं। अभी मैंने बताया कि हम प्रोग्राम चलाएंगे और देखेंगे जो कम से कम टाइम लेता हो। तो टाइम पर प्रोग्राम क्या चीज़ है कि मैंने 10 बेंचमार्क बताया, तो हर बेंचमार्क में जो टाइम पर प्रोग्राम आया वो अगर छोटे से छोटा है तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेसर अच्छे से अच्छा है। लेकिन इसको हम 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम, साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन और टाइम पर साइकिल, ठीक है। तो 3 हिस्से इसके हो सकते हैं कि साइकिल का टाइम कितना है। अगर वही चीज़ अगर 1 गीगाहर्ट्ज़ के बजाय 2 गीगाहर्ट्ज़ पे चल सकती है तो फास्ट हो जाएगा। तो टाइम पर साइकिल का ये मतलब है कि 2 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 गीगा का मतलब है 1 सेकंड में 1 बिलियन काम, 2 गीगा का मतलब है 1 सेकंड में 2 बिलियन काम।
तो आप अगर उससे डबल काम कर सकते हैं तो आप डबल फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। और टिपिकली हमारे ज़माने में प्रोसेसर की स्पीड इसी तरह ही बढ़ी थी, आपके ज़माने में रुक चुकी है। हमारे ज़माने में बढ़ी थी कि हम लेते थे प्रोसेसर शुरू में जी, अच्छा ये जो 200 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है, तो उससे अगले साल के जो बच्चे आए उन्होंने ख़रीदा तो जी ये तो 500 पे हो गया है, ठीक है। तो ये 18 महीने में तकरीबन डबल हो रही थी उस ज़माने में, ठीक है। तो ये एक मूर्स लॉ हमने शुरू में स्किप किया था, वो एक मूर ने एक कर्व इन्वेजन किया था कि यार इस तरह बढ़ी है प्रोसेसर की स्पीड, और वो तकरीबन बहुत अरसे इसी तरह बढ़ती रही, ठीक है। तो टाइम पर साइकिल इस तरह बढ़ता रहा है, ठीक है। वो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट से बढ़ सकता है। अभी हम पाइपलाइनिंग जो पढ़ेंगे वो भी यही काम करती है, ठीक है। साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन जो है वो है कि ऑन एवरेज एक इंस्ट्रक्शन कितने साइकिल लेती है, ठीक है। अगर हम माइक्रो कोडेड स्टेट मशीन यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने कहा था कि हो सकता है कि मेमोरी पे वेट करना पड़े, जब मुझे थोड़ी देर में डाटा वो कंट्रोल सिग्नल आ रहा हो, तो आपके साइकिल पर इंस्ट्रक्शन बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो अभी हमने बनाया है वो एक इंस्ट्रक्शन एक साइकिल में चला रहा था, जो हमने प्रोसेसर डिज़ाइन किया था उसका साइकिल टाइम बड़ा ख़राब था, वो अभी हम देखेंगे प्रॉब्ली, अब अगली क्लास में ज़्यादा उसकी डिटेल जाएगी पाइपलाइनिंग की। लेकिन साइकिल टाइम उसका अच्छा नहीं था, लेकिन वो ये अच्छा था, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन जो है ये वानी था, ठीक है। एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन वो चला देगा, ठीक है। और फिर इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम जो हैं वो आपके इंस्ट्रक्शन सेट पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अगर वेक्टर हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक ही इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे काम कर लें, ठीक है। और अगर नॉर्मल जिस तरह हमने भी बनाया तो हमारी एक इंस्ट्रक्शन पर साइकिल चल रही होती है, तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसके हिसाब से ही बन रही होंगी। तो इनमें से जिसको भी काम करूँगा ओवरऑल फास्ट हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है। चाहे आप साइकिल पर इंस्ट्रक्शन काम कर लें, चाहे आप, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, 3 पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होकर एक रिजल्ट बना रहे हैं, तो और उसको हमने छोटे से छोटा करना है, तो आप जिस जिसको काम करते जाएं। तो हमारी सारी जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की गेम आर्किटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है जो हम अब देखना चाह रहे हैं। अभी पहले तो हम ज़रा लोअर लेवल पे हार्डवेयर का देख रहे थे, आई वांटेड कि उधर फेमिलियरिटी हो जाए। अब हम ज़रा ऊपर से आर्किटेक्ट लेवल पे देख रहे हो, तो अब हम देख रहे होंगे कि यार इसमें से क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो पहली चीज़ जो हम इंप्रूव करना चाहते हैं वो है हमारा साइकिल टाइम, ठीक है, टाइम पर साइकिल, ठीक है। सो जो माइक्रो कोडेड है उसमें ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस करती हैं, हमने जो बनाई है ना वो ये वाली है, वो अनपाइपलाइंड है, ठीक है। तो अब तो ये कैसे पता चलता है कि साइकिल का टाइम कितना होगा, ये मैंने ब्रीफली टच किया था जब डीएलडी का मैं ओवरव्यू दे रहा था, जब हमने सीक्वेंशियल सर्किट्स पढ़े थे। तो मैंने कहा था कि यार एक चीज़ जो कि आप मोटी मोटी 3 चीज़ें याद रखना कि डिले कितना है किसी भी चीज़ का, और उसकी लॉजिक कितनी बनती है। तो वो जो डिले वाला पार्ट था वो मैंने बाद में बताया था क्यों यूज़फुल है। वो इसलिए यूज़फुल है कि जब तक वो पूरी कंप्यूटेशन नहीं होगी आप उसको अगला डाटा नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे सर्किट है उसके अंदर कई दफ़ा हम उसको इस तरह से शो कर लेते हैं, कुछ रजिस्टर लगे होते हैं और कुछ हमारे नॉन रजिस्टर्स कह लो, एडर, सब्ट्रैक्टर, मार्क्स, शक्स, इनके अपने अपने डिले होते हैं, ठीक है। और ये डिले डिटरमिन कर रहा होगा, लेट से कि इस किस्म का कोई सर्किट है, यहाँ से भी कोई यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो क्लाउड्स है ना, ये लेट से कॉम्बिनेशनल कोई भी चीज़ है, ठीक है, मार्क्स, टी मार्क्स, एनीथिंग जो भी लगता है। ये कहता है कि जी मैं 10 नैनो सेकंड लूँगा, ये कहता है कि मैं 2 नैनो सेकंड लूँगा, ये कहता है मैं 5 नैनो सेकंड लूँगा। तो ये डिफरेंट आपके पास टाइम्स आ गए। अब लेकिन क्योंकि ये 10 नैनो सेकंड लेता है तो ये सबसे बड़ा टाइम है, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में 10 नैनो सेकंड लग जाने हैं। तो मैं इस पूरे को एक ही क्लॉक जा रहा होगा, इनको भी वही क्लॉक जा रहा है, इसको भी वही क्लॉक जा रहा है, इसको भी वही क्लॉक जा रहा है, इसको भी वही क्लॉक जा रहा है, ठीक। तो मैं हर क्लॉक एज पे ई रजिस्टर में वैल्यू सेव करता हूँ ना, हमने एज ट्रिगर्ड पढ़े थे। तो ये हमारा क्लॉक सिग्नल इस किस्म का था, राइट। तो अब हम कह ये रहे हैं कि ये वाला टाइम मैं छोटा नहीं कर सकता, ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकता। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो मैक्सिमम पाथ है। ये कह रहा है कि 10 नैनो सेकंड लगते हैं अगर, तो आपको ये वाला अगला एज 10 नैनो सेकंड से पहले आ गया तो इधर वैल्यू गलत होगी, ठीक है। तो हमें इसको अब 10 नैनो सेकंड तो बनाना ही बनाना है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारा इस वक्त चीज़ को रोकने वाला मसला बना। तो अब 10 नैनो सेकंड का मतलब होता है कि ये 100 मेगाहर्ट्ज़ पे चलेगा, ठीक है, जो कि हमारे आजकल के प्रोसेसर, अगर वाकई हमारा प्रोसेसर ऐसे चल रहा हो तो आजकल के प्रोसेसर के हिसाब से स्लो स्पीड है, क्योंकि वो तो गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहे हैं, ठीक है।
तो हम उसका जो तरीका करेंगे ना वो हम ये करेंगे कि अच्छा यार ये 2 है ये 5 है, तो क्या मैं इसको किसी तरह तोड़ नहीं सकता कि मैं ये काम आधा इधर कर लूँ, उसके बाद एक रजिस्टर लगा दूँ और फिर बाकी का आधा कर लूँ, तो ये भी कोई 5 नैनो सेकंड हो जाए, ये भी कोई 5 नैनो सेकंड हो जाए। अगर मैं किसी तरह ये काम कर सकूँ और उससे चीज़ फिर भी ठीक ठीक चलती रहे, ठीक है, ये भी सही है ना कि हो जाए लेकिन चीज़ ठीक ना चले तो फिर भी मसला है, तो चीज़ ठीक ठीक किसी तरह चलती रहे, तो क्या है मेरे पास सीधा सीधा वो 10 नैनो सेकंड के बजाय अब ये 5 नैनो सेकंड सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्लॉक को इतना तेज़ चला सकता हूँ कि जो इससे डबल हो जाए, 1 साइकिल के बजाय 2 साइकिल हो जाए, ठीक है। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो इस किस्म का टाइम इस तरफ बढ़ रहा है, तो हम एक बड़ा सा क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन रीड की, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन फैच हुई, वहाँ से आगे रजिस्टर के मार्क्स से गुजरी, उसके आगे ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी ALU से गुजरी, उसके आगे मेमोरी को गई, वहाँ से वापस आकर रेड, वो पूरे का पूरा एक बड़ा सा कॉम्बिनेशनल पाथ है, ठीक है। जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है ना उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ, ठीक है। उसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि यार क्योंकि हमारे काम का वो चीज़ है, हमने उसको तोड़ना है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारा क्रिटिकल पाथ किसी तरह छोटा हो जाए, ठीक है। तो जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो ये करेंगे कि हम उसको पाइपलाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो पाइपलाइन करना जो है, जिस तरह अगर मैं उसकी आम ज़बान में इस्तेमाल करूँ तो मैं अक्सर ही वाली मिसाल देता हूँ, तो वो है तंदूर की, ठीक है, कि अगर लट से कि मैंने एक ही बंदा हो तंदूर पे, वो पहले कहते हैं पेड़ा बनाए, फिर उसको बेले, फिर उसको तंदूर में लगाए, फिर उसको निकाले, फिर एक बंदे को दे और फिर दूसरा पेड़ा बनाए, तो क्या होगा, काफ़ी सारा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये वो काम हम कर रहे थे कि ये सारा काम जो है ना हम इंस्ट्रक्शन भी फैच भी कर रहे हैं, फिर उसको डिकोड भी कर रहे हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, रेड बैक भी कर रहे हैं, उसके बाद जाके अगली इंस्ट्रक्शन फैच करें, ठीक है। उसके बजाय अगर हम उधर तोड़ दें उसको कि यार पेड़ा बना के देने वाला कोई और हो, ठीक है, बेलने वाला कोई और हो, लगाने वाला कोई और हो, निकालने वाला कोई और हो। अभी वैसे लगाने निकालने वाला एक ही होता है क्योंकि उसका मुंह एक ही बना होता है, लेकिन अगर वो भी एक और हो जाए तो ये पाइपलाइन बन जाएगी कि यार एक बंदा जो है वो पेड़ बना के दिए जा रहा है, और अगर वो सही तरह से एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड है तो ये उतनी रेट पे पेड़े दे रहा होगा जितने रेट पे अगला उसको बेल सकेगा, अगला उतनी रेट पे लगा सकेगा, उससे अगला निकाल सकेगा, तो वो एक फिक्स स्पीड पे तेज़ी से चला सकेंगे, ठीक है। तो जो पार्टली वो कर रहे होते हैं लेकिन फुली वो नहीं है। हाँ, तो अब हमारे बंदे यानी ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करते हैं, यानी फैच वाला पाथ लहदा है, फैच वाली लॉजिक लहदा है, डिकोड वाली लहदा है, तो हमने करना क्या है, हमने सिर्फ उसको टाइम में तोड़ देना है कि हम कहेंगे कि यार फैच के बाद रजिस्टर कर लो, डिकोड के बाद भी रजिस्टर कर लो, इसके बाद भी रजिस्टर कर लो, लगेगा लेकिन साइकिल टाइम बचेगा ना, तो बिकेगा किस पे, परफॉर्मेंस पे, ठीक है। टिपिकली जो आजकल के मॉडर्न प्रोसेसर्स हैं उनमें 20 से 30 साइकिल की पाइपलाइन होती है, ठीक है। हम जो अभी करेंगे उसमें 5 साइकिल की पाइपलाइन बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा प्रोसेसर बना रहे हैं, लेकिन हम बाद में देखेंगे कि वो 20-30 की होती है जब हम कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस बनाएंगे। यहाँ पर रुकते हैं, मेरा ख्याल है आपने मुझे आज बातों में लगा के ना थोड़ा काम करवा ही दिया।